अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 13 लेकर आई हूं। ये मैंने 3-4 पेजेस रीड आउट कर लिए थे, बट वो आई थिंक मतलब उसमें ऐड नहीं हुए। जो वीडियो मैंने अपलोड किया ना उसमें ऐड नहीं हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 3, दस्ते दराम बाय अरीशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया के इसने जल्दी से बताया था, इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मारिया इसकी क्लास फेलो हुआ करती थी, अभी कल ही तो वो आई थी, और वो अपने सारे ग्रुप के साथ साहिर साईं की ईमानदारी के लिए। पता नहीं इस मासूम लड़की ने क्या कर दिया था। जन्निश सोचते हुए खुद भी हंस दी थी। साहिर साईं को बहुत साहिर साईं इसको बहुत गौर से साहिर साईं को बहुत गौर से देख रही थी। और जब कोई और इनको गलत निगाहों से देखता है ना तो मेरा खून खौल उठता है। मेरे अलावा वो इनको कोई और देखे ना तो मेरा दिल करता है कि मैं इसके टोटे टोटे कर दूं। इसका सारा ध्यान अभी छुरी की तरफ था, जबकि साहिर शाह बाहर खड़ा ही सोच रहा था कि इसने तो मारिया को देखा ही नहीं था। कल इसकी सहेलियां आई थी, लेकिन इसी से मिलकर ये वापस चली गई थी। वो तो इनके सामने आया ही नहीं था। तो फिर मारिया ने साहिर को कैसे देखा, और मारिया कौन थी इसे याद नहीं पड़ता था। या फिर इस नाम की किसी भी लड़की को इसने गौर से देखा ही नहीं था। तुम पूरी पागल हो। इसके हाथ से छुरी लेने के लिए जारिश ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जाविश की गिरफ्त छुरी पर और मजबूत और सख्त हुई थी। इसने एक ने कहा मुस्कान की जानिब देखा, जो हैरानगी से इसे देख रही थी। तुम बताओ मुस्कान, अगर जाहिर साहब को मेरे अलावा कोई और देखे तो मुझे क्या करना चाहिए। वो छुरी इसके सामने लहराते पूछने लगी। माफ कर देना चाहिए। कौन सा साहिर शाह ने साहिर साईं ने भी इसको गलत निगाह से देखा है। ऐसे कैसे माफ़ कर देना। साहिर साईं देखे या ना देखे, लेकिन मुझे खुद एहतियात करनी चाहिए। मेरे शोर को गलत निगाह से देखे या देखने की हिम्मत करे, इससे पहले इसके अंदर से वो हिम्मत ही ख़त्म कर देनी चाहिए। मारिया की तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। अगर किसी और ने ऐसी हिम्मत की तो इसका तो मैं वो हाल करूंगी कि वो अचानक छुरी इसके सामने करते हुए बोली तो मुस्कान की बेसाख्ता चीख निकल गई। इसे ऐसे लगा जैसे वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि इसके बारे में बात करिए। और तुम क्यों चीख रही हो? तुम्हारे बारे में थोड़ी ना कह रही हूँ। तुम तो बीमार हो, और बीमारों की ईमानदारी करना हमारा फ़र्ज़ है। किसी बीमार को अपना टारगेट नहीं बनाती। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक अपनी गलतियों को सुधारे तो बेहतर है। कौन सी गलतियाँ? इसने बेहद कम आवाज़ में पूछा था। न जाने क्यों उसे जाविश के इरादे खतरनाक लग रहे थे। जो मारिया ने साहिर साईं को देखना, इनके बारे में सोचा, इन पर गलत निगाह रखना, ये गलतियाँ नहीं हैं। वो एक बार फिर से गुस्से से इसके सामने आती पूछने लगी, तो इस बार मुस्कान ने हाँ में सर हिलाया। इसे यकीन था कि सामने खड़ी लड़की पागल हो चुकी है। गलतियां हैं और बेहतर है कि वो अपनी गलतियां सुधार ले, वरना दोबारा गलती करने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारे नाखून बहुत खूबसूरत हैं। इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। मुस्कान को लगा जैसे वो मारिया वाला टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। इसने एक सुकून भरा सांस लिया। मारिया के भी बहुत प्यारे हैं। इसके तो मैं चमड़े से उखाड़ लूंगी। इसके अचानक कहने पर मुस्कान ने फौरन अपना हाथ खींच लिया। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हें आराम करना चाहिए। कमरे में जाओ। थोड़ी देर के बाद जनी शदी तुम्हारा नाश्ता वहीं पहुंचा देंगे। इसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुस्कान ने फौरन ही बाहर की राह पकड़ ली थी। तो वह जाविश, तुमने तो सचमुच में से डरा दिया। बेवकूफ़ लड़की, क्या और फोल बके जा रही थी। दानिश ने हंसते हुए कहा, मैंने कुछ भी झूठ या मजाक में नहीं कहा दी। अगर इसने दोबारा साहिर साईं की तरफ निगाह उठाकर देखा ना तो मैं आंखें निकाल लूंगी इसकी। और मैं कोई मजाक नहीं करी। साहिर साईं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। इन पर सिर्फ मेरा हक है। इन्हें देखने का, इन्हें सोचने का, इनके बारे में कुछ गलत ख्याल दिमाग में लाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, जो मैं किसी और को नहीं दूंगी। और अगर ये मुस्कान की सोच में भी कभी साहिर साय आए ना तो मैं इसकी सोचों को को निचोड़ करना निचोड़ करना बाहर सुखाने के लिए फेंक दूंगी। वो अपनी धुन में बोली जा रही थी, जब वो कुर्सी पर बैठा साहिर शाह बड़े आराम से अपने लिए इसकी सोचों को सुन रहा था। जब अचानक इस दानिश का ध्यान इसकी तरफ गया। साहिर अदा, आप यहाँ कब आए? वो हैरत से इसे देखने लगे, जबकि जाविश भी उछल पड़ी। अब तुम लोगों के यहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे, नाखून को उखाड़ने के, निचोड़ने के और सूखने के। और वो सिगरेट का गहरा कश लेते हुए एक नज़र इसको देखकर जनिश की तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि जनिश की तो हंसी ही छूट गई थी। ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। तब भी सीरियस थी, और अब भी सीरियस हूँ। और मुझे किसी का डर नहीं। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। वो गुस्से से नाश्ते इसके सामने रखती किचन से बाहर निकल गई। इसे अपने किसी भी बात पर कोई शर्मिंदगी ना थी, और ना ही वो मुकरी थी। इसे साबित कर दिया था कि वो साहिर शाह की बीवी है। साहिर मुस्कुराते हुए ट्रे अपनी तरफ खींच कर आराम से नाश्ता करने लगा। अम्मा ताई, मुझसे ये दूध नहीं पिया जा रहा, प्लीज़ मुझे कुछ और दे दे। मैं कुछ और पी लूँगी। ये मेरे लिए पीना बिल्कुल नामुमकिन है। वो दूध का गिलास उसे दूर करते हुए बोली। तो एक एक तो न जाने क्यों आजकल इसे हर चीज़ ही अजीब सी बदबू आ रही थी। बेटा सही, ये तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर तुम नहीं पियोगे तो बच्चा सेहतमंद कैसे होगा? एक तो तुम खुद भी
सूखा तिल्ला हो और अपना ना सही अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो मेरी जान, ये इसकी सेहत के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, वो इसे समझाते हुए बोली। वो जब से यहाँ आई थी सब इसे बेतहाशा मोहब्बत देते सिवाय तराम शाह के। वो तो प्यार से बात करता, करना तो दूर की बात, तो दूर मोहब्बत की निगाह इस पर न डालता। दर ने तो कभी सोचा भी ना था कि वो इससे इतना ज़्यादा रूठ जाएगा। कभी कभी रूखे 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 लहजे में बात कर लेता था और वो जानती थी कि इसकी गलती इसने गलती इसमें गलती इसकी थी। इसने राम सिंह को अपने एतबार में नहीं लिया था। इसने इसे क्यों नहीं सारी हकीकत बताई थी। अगर वो इसे बता देती तो क्या वो इसे नहीं समझता। वो तो इसकी आंखें देखकर इसके अंदर का हाल जान जाता था। क्या वो इस पर एतबार ना करता। न जाने दराम वहाँ कैसे पहुंचा था, इसे माइक और बहन के बारे में सब कुछ कैसे पता चला था। लेकिन वक्त रहते इसे इसकी निकाह में किए इसकी हिफाजत के वादे को पूरा किया था। लेकिन अब तो जैसे दराम सही इसे मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता था। इसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो सच में इसे खफा था, बेतहाशा खफा। वो इसे मनाना चाहती थी, इसे बात करना चाहती थी, इसे माजरत करना चाहती थी, लेकिन वो सब कुछ तो तब होता जब वो इसे मुंह लगाता। इसे वापस आए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन दराम का ये रवैया अब भी वैसा था। इसने अपनी नाराज़गी करना छोड़ ज़ाहिर कर अपनी नाराज़गी साफ ज़ाहिर कर चुका था। रात को जानबूझकर बहुत देर से घर वापस आता, सुबह सुबह ही निकल जाता। अगर मुलाकात हो भी तो सुबह फजर के वक्त होती, जब इसे ज़बरदस्ती जगाता था। या फिर कभी अपने होने वाली बेटी पर बहुत ज़्यादा प्यार आता तो इसके करीब आते अपनी बेटी से या फिर कभी अपने होने वाली बेटी पर बहुत ज़्यादा प्यार आता तो इसके करीब आते हुए अपनी बेटी से खूब सारी बातें करता था, लेकिन इसे मुकम्मल नज़रअंदाज ही करता था। बीच बीच में वो टांग अड़ाती थी कि बेटा होगा, बेटी नहीं, जिस पर वो इसे बिल्कुल बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देता था। दर ने नोट किया था इसकी बेटी की खुशी किस कदर शदीद है, यहाँ तक कि आज तो वो जाविश के साथ मिलकर मोबाइल पर लड़कियों के प्यारे प्यारे नाम भी चेक कर रहा था। इस वक्त इसे इसकी बचकाना हरकतों पर इतना प्यार आया था कि इसने दिल से दुआ मांगी थी कि इसके घर में पहली औलाद बेटी हो, जबकि इसके मुकाबले में घर के तमाम अफराद का यही कहना था कि बेटा होना चाहिए। भाई का थोड़ा रोब रहता है, जबकि दराम साईं के एक्सप्रेशन पर इसे हंसी आ गई थी। यकीनन इसे इन सब की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए कमरे में आते ही कह दिया था, कान खोल कर सुन लो लड़की, मुझे पहले बेटी ही चाहिए। इसकी बात सुनकर दर को खूब हंसी आई थी। काश ये इसके बस में होता तो यकीनन वो पहली औलाद बेटी ही करती। चुपचाप पियो, इतने नखरे क्यों कर रही हो, एक दूध का गिलास तुमसे पिया नहीं जाता। इसे पीछे से अचानक राम के गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। वो आज ना जाने कैसे घर जल्दी आ गया था। बेटा सही गुस्सा मत करो, हो जाता है ऐसी हालत में ना, ऐसी चीज़ें खाने पीने का दिल नहीं करता, लेकिन ये बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी होता है, तो माँ को अपना ख्याल रखना पड़ता है। अम्मा साईं से बेहद मोहब्बत से समझाते हुए बोली। इसे पता चल चुका है कि ख्याल रखना पड़ता है तो इतने नखरे क्यों दिखा रही है। एक दूध का गिलास इसे पिया नहीं जाता। वो दूध का गिलास हाथ में थामते हुए इसके लबों से ज़बरदस्ती लगा चुका था, जबकि दर ने न जाने मुंह के कितने डिज़ाइन बनाकर गिलास ख़त्म कर चुकी थी। सामने बैठा सनान भी जरनिश को देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि तुम खुद पियोगी या मैं खुद जहमत करूँ। इसकी बात का मतलब समझकर इसने जल्दी से गिलास लबों से लगा लिया था, क्योंकि वो अपने सामने दर की जो हालत होते देख चुकी थी, अपने साथ ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जाओ जाकर चादर लेके आओ, तुम्हें वॉक पर लेकर जाना है। इसने एक और नया हुक्म सादर किया तो दर इसे घूर कर है कि हाँ बेटा सही, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे लिए शाम की वॉक करना बहुत अच्छा है, इसीलिए दराम सही तुम्हें रोज़ अपने साथ लेकर जाया करेगा। अम्मा सही ने इसे देखते हुए मुस्कुरा कर बताया था, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैंने अभी आपको बताया कि खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए जाऊंगी। इसने बेहद मासूम शक्ल बनाते हुए इन्हें बताया था, लेकिन सामने खड़ा जिल्लात साईं तो इसकी बात को मुकम्मल कोई अहमियत दे ही नहीं रहा था। इसने ऑर्डर दिया था और अब वो हुक्म की तकमील चाहता था। अम्मा साईं अपनी बहू को कह दे मैं बाहर इंतज़ार करूँ। वो कहकर निकल गया, जबकि न चाहते हुए भी दर को उठकर इसके पीछे जाना पड़ा था। दराम साईं, हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन माई कहीं से हमें नहीं मिल रहा, न जाने वो कहाँ निकल गया है, हमने इसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो आदमी पता नहीं कौन सी दुनिया में जा बसा है कि हमें कहीं से नहीं मिल रहा। लंदन का वो पुलिस ऑफिसर इस वक्त इससे फ़ोन पे बात कर रहा था। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि तुम कैसे भी इसे मेरे सामने पेश करो। तुमने कहा था कि तुम हर हालत में इसे मुझ तक पहुंचाओगे। एक नज़र अपने सामने बैठे कुर्सी पर आदमी को देखकर फिर से इंस्पेक्टर को कहने लगा, और हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमने लंदन का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन इन 2 हफ्तों में हम बाइक का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। इंस्पेक्टर बिल्कुल सच कहा। दराम से कुर्सी से उठकर अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठे वजूद के आगे पीछे चलने लगा। कुर्सी पर बैठा वजूद पसीने से शराबूर अपने बंधे हुए वजूद को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे ना
खेल रहे हैं तो टक टक की आवाज़ आएगी आपको। मार खा कर मार खा खा कर इसके वजूद में जैसे बिल्कुल जान बाकी नहीं बची थी। इसके नाखूनों को उखाड़ लिया गया था, यहाँ तक कि मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। सर हमें एक मौका दे दें सर, हम इसे ढूंढ निकालेंगे, वो जहाँ भी छुपा होगा। बस एक और मौका दें इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इससे एक और मौका मांगने लगा। आप लोग प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ों को ना इग्नोर कीजिएगा। जबकि वो ऐसा शायद कोई इरादा नहीं रखता था, लेकिन फिर जाने क्या सोचकर बोला, तुम एक इंतहाई नाकिस ऑफिसर हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ इंस्पेक्टर, ये तुम्हारे लास्ट चांस है। ये मत समझना कि तुम इंग्लैंड जैसे मुल्क में यूनिफॉर्म पहनकर अपनी मर्जी चला सकते हो। मुझे माइक चाहिए हर कीमत पर। इसने अपने हाथ में मौजूद प्लेयर कटर को पूरी शिद्दत से इस आदमी के सर पे दे मारा था, जो इस वक्त कुर्सी पर बंधा हुआ था। अपने मुंह पर कपड़ा होने की वजह से बेचारा चीख में नहीं पाया था, लेकिन जमीन पर जरूर गिरकर कुर्सी तोड़ टूट गई थी। फ़ोन बंद करके इसकी जानिब मुड़ा, पंजों के बल इसके करीब बैठ गया। 2 हफ्तों में तुमने ये 7वीं कुर्सी तोड़ी है। इसके पैसे तेरा बाप देगा। वो इसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता इसे बोला तो ज़मीन पर पड़ा आदमी नफ़े में सर हिलाने लगा। इसके हाथ से 2 उंगलियां गायब हो चुकी थी और आज शायद तीसरी उंगली कटने का दिन था। इस हाथ से तूने मेरी दर को छूने की कोशिश की थी ना, इसे पमाल करने की कोशिश की थी। क्या लगा था तुझे इसे कोई छू छू इसको कोई पूछने वाला नहीं है? क्या लगा था तू मेरी दर को अपनी हवस का निशाना बना लेगा? और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। उसके मुंह पर कटर से धड़ाधड़ निशान लगाता वो बिल्कुल हैवान लग रहा था। वहां लंदन में पुलिस पागलों की तरह तुझे ढूंढ रही है ताकि वो तुझे तेरे किए की सजा दे सके, लेकिन तुम मेरा गुनहगार है और तू सिर्फ धराम शाह के हाथों मरेगा। वो कटर से इसकी तीसरी उंगली का निशाना बनाता हुआ अपनी धुन में बोले जा रहा था, जबकि सामने पड़ा वजूद तड़प तड़प कर बेहोश हो चुका था। वो रात को बहुत देर से घर आया था, कमरे में आया तो दर सो चुकी थी। एक नज़र इसके हसीन सरापे को देखता वो फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो अभी इसी तरह सो रही थी। धराम सिंह के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई। इसके माथे पर अपने लब रखता इसके पास लेट गया। जब जब से ये खुशखबरी से मिली थी वो बहुत खुश रहने लगा था। हर वक्त इसकी सोचें अपने बच्चों की तरफ लगी रहती थी। उधर कितनी हसीन होती जा रही थी जब से इसे माँ बनने की खुश खबर मिली थी। इसके चेहरे पर ममता का निखार आ गया था, जो इसे दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत बनाता जा रहा था। इसके पास लेटा मुसलसल इसका चेहरा देख रहा था। वो इसे जगाते हुए बिल्कुल भी बात नहीं करता था, मुकम्मल नज़रअंदाज करता रहा था और इस पर मुकम्मल तौर पर नाराज़गी जाहिर कर रहा था। वो चाहता था कि वो इसे मनाए, लेकिन वो इसे मनाने के बजाय बस एक दो बातें ही बार बार दोहरा रही थी कि इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन दराम सही की नज़र में ये बात कोई अहमियत नहीं रखती थी। दराम को गुस्सा इस बात का था कि दर को इतने वक्त से परेशान किया जा रहा था, इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था कि सारी बातें इसने दराम से शेयर क्यों नहीं की। वो दराम को सब कुछ बताकर इसे एतबार में ले सकती थी। ना जाने कब से इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसके जाने के बाद इसने माइक पर नजर रखना शुरू की थी, जबकि बैन कौन था कौन नहीं इसे बिल्कुल भी नहीं पता था। ये तो इसे तब पता चला जब इसने माइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। इसे तब पता चला कि बैन स्मगलिंग करता है और ड्रग्स की डीलिंग करता है, जबकि माइक भी इसके सारे कामों में इसके साथ शामिल था। वो अपने कामों में इस हद तक आगे जा चुके थे कि अब इन्हें किसी का डर भी नहीं था। पुलिस इनके साथ थी और बड़ी से बड़ी कंपनी इन्हें यह काम लीगल तौर पर हैंडल करने का नोटिस जारी कर चुकी थी, यानी कि इनके खिलाफ एक्शन लेना आसान हरगिज नहीं था। ये बात जाने के बाद इसने सबसे पहले नूर के बारे में सब कुछ पता लगाया। जब इसे पता चला कि वो 13 साल की उम्र में किसी हॉस्टल में खतीजा नामे एक औरत के पास रहती थी, जो बाद में रिटायर होकर कहीं चली गई। इस औरत की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके दराम सबसे पहले इस औरत से मिला, जहां इस औरत ने इसे नूर के बचपन के बारे में सब कुछ बताया। नूर का बचपन बहुत मुश्किल से गुजरा था। इसने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन जिस चीज़ ने दराम को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया था वो था माइक की नीयत। नूर के घर छोड़ने के पीछे की सबसे अहम वजह यह थी कि माइक ने इस पर रेप अटैक किया था। छोटी सी उम्र में ही वो अपनी माँ से दूर हो गई थी। ये जानकर दराम को दुख आता, लेकिन माइक पर इसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। इसने इसी रात अपने आदमी से कहकर माइक को वहां से उठवा लिया। वो कैसे पाकिस्तान पहुंचा, किस तरह दराम तक पहुंचा, कोई नहीं जानता था सिवाय दराम और अंसर के। इसे सिर्फ नूर की ही नहीं बल्कि न जाने कितने और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। ये बात अलग ये बात अलग तय है कि दराम इसे सिर्फ और सिर्फ नूर का बदला लेने के लिए लाया था। कि वो जब जब ये सोचता कि माइक ने इसकी नूर को गलत तरीके से छुआ था, इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच जाता और वो अपना गुस्सा हर तरीके से इस पर निकालता था।
वो अपनी सोचों में गुम था जब अचानक दर का हाथ इसके सीने पर आ रुका। इसके दिल पर हाथ रखते ही जैसे वो हर तकलीफ, हर दर्द, हर चीज़ भूल गया था। एक नज़र इसे देखते हुए उसके हाथ अपने लबों से छूता, दोबारा अपने दिल के मकाम पर रखकर आंखें मूंद गया। वो नाराज़ था इससे, लेकिन ये बात अलग थी कि वो जब भी पास होती थी तो वो हर नाराज़गी, हर गुस्सा भूल जाता था। बस पता होता था तो सिर्फ इतना कि इसकी दर इसके पास है। साहिर सही ने आज सारा दिन मुझे फ़ोन नहीं किया, क्या पता नहीं टाइम पर मेडिसिन भी ली होगी या नहीं। सुबह से निकले हैं घर से, अब तक कोई खबर नहीं है। रात के 12 से ऊपर जा रहा था वक्त, इसे नींद भी आ रही थी, लेकिन अब इसे इसके इंतज़ार की आदत भी हो गई थी। जब तक साहिर शाह वापस ना आता वो तब तक इसके इंतज़ार में बैठी रहती। इसने 2 से 3 बार इसे फ़ोन किया तो इसने फ़ोन उठाने की जहमत ही नहीं की थी। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बिज़ी होंगे सोचकर खामोश होगी। पता नहीं कब तक बिज़ी रहने का इरादा है इनका, मुझे बात करनी चाहिए। इसने बार बार फ़ोन ट्राई करना शुरू किया। जब इसे अपने कमरे के दरवाजे से अंदर आता नजर आया था, मतलब कि वो जानबूझकर इसकी कॉल नज़रअंदाज कर रहा था। जाविश ने इसे घूर कर देखा और वो उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो यहाँ 3-4 घंटे से मुसलसल इसका इंतज़ार कर रही थी, इसे बार बार फ़ोन कर रही थी और वो इसे नज़रअंदाज कर रहा था। कहाँ थे आप? मैं आ, कहाँ थे आप? मैं कितने घंटों से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपको बार बार फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन आप ना तो मेरा फ़ोन रिसीव कर रहे हैं और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रहे हैं। और यहाँ कितनी देर से और यहाँ कितनी देर से बैठी हूँ, अंदाज़ा भी है आपको? वो आते आते ही शुरू हो गई थी, जबकि वो इसे नज़रअंदाज करता वाशरूम की तरफ बढ़ गया। ये मुझे जवाब दिए बिना कैसे चले गए? वो हैरत से इसके पीछे आई थी। इस कदर तौहीन पर जाविश को नेक्स्ट लेवल का गुस्सा आने लगा था। वो भला इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वो इसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन वो भी साहिर शाह था जिसे इंतज़ार करवाने में बेहद मज़ा आता था। न जाने कितनी देर के बाद वो वापस आया तो इसे यूं ही टहलते हुए पाया था। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी जिसे वो खूबसूरती से नज़रअंदाज करता बेड की तरफ बढ़ गया था। आपसे पूछ रही हूँ मैं, आप सुबह से कहाँ थे साहिर सही? मैं आपको पागलों की तरह इंतज़ार कर रही थी, सोचकर पागल हो रही थी कि आपने कुछ खाया भी है या नहीं, मेडिसिन ली भी है या नहीं, और घर आने के बाद भी मुझे ही ये नखरे दिखाए जा रहे हैं। इसके देखते ही वो फिर से शुरू हो गई, जबकि वो आराम से बेड पर दराज होता इसका गुस्से से भरपूर रूप देख रहा था। क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरा इंतज़ार करने के लिए? क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरे मेरे लिए परेशान होने के लिए? नहीं ना। खाना मैंने खा लिया था और मेडिसिन भी ले चुका हूँ, और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसकी अम्मा बनकर तुम हर वक्त सर पर सवार होगी। और मुझे ये झूठा प्यार जताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। कितना प्यार करते हो कल रात बता चुकी हो। अपने लबों को साफ करके वो वापस घूम फिर कर इस बात पर आ गया जिससे वो बचना चाहती थी। क्या मसला है साहिर साहब आपके साथ? मैंने आपको सुबह ही बता दिया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता चला तो क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? वो और वैसे भी सोता हुआ और मरा हुआ इंसान एक बराबर होता है, इसलिए सोए हुए इंसान कोई बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। वो इसे मनाते हुए बोली, क्योंकि इसका नज़रअंदाज करना इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तब सो रही थी, अब तो जाग रही हो ना? सुबह भी जाग रही थी। जब मैंने तुम्हें कहा कि मुझे मनाने के लिए तुम्हें मेरे लम्स अपने लम्बों पर महफूज करना होगा, तो तुम मुझे किस करने की बजाय नीचे जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने ये कह दिया कि टूटे हुए शोर को खाना ठूसो तो वो खुश हो जाता है? अगर खुश होता भी है तो साहिर शाह इस कैटेगरी में शामिल नहीं होता। मुझे जो चीज़ चाहिए इसकी फरमाइश करता हूँ, और सुन लो, तुम भी मेरी डिमांड पर किसी और चीज़ की हाजिर खिदमत मत क्या करो। चलो अब साइड पर लग जाओ, क्योंकि किस करने की तो हिम्मत है नहीं तुम में, तो मेरे मुंह लगने की भी ज़रूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारे दिन पूरे होने वाले हैं जब 26 दिन का सत्यानाश सत्यानाश था ना। तैयार रहना अपने सत्यानाश करवाने के लिए। और और हाँ, जब तक तुम्हारा ये सत्यानाश पूरा नहीं होता तब तक मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। चलो हटो यहाँ से, सोना है मुझे। इसे पीछे हटते हुए वो आराम से फैलकर बेड पर लेट गया, जबकि जाविशी से मुंह इसे मनाने की एक नन्ही सी कोशिश करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो जानती थी कि इसकी कोशिश का बहुत गलत मतलब निकालेगा। इसलिए इसके करीब से उड़ते हुए साइड पर आकर लेट गई। इसके लेटते ही इसने चेहरा निकाल कर इसे देखा, वो भी सही देख रहा था। इसने ऐसे ऐसे इसके कानों को हाथ लगाया तो साय ने लम्हे में चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। जितनी इसकी मासूमियत लूटती थी, इतना खतरनाक तो इसका गुस्सा भी नहीं था। जितनी जल्दी इसने रिकवर किया था, जाविश इतना ही इसे तड़पा रही थी। काश कि वैसे समझा पाता कि इसका रूठना मनाना दूर रहना सिर्फ एक कोशिश है इसके हुस्न से निगाहें चुराने की, वरना जिस तरह के हुकूक वो रखता था, इसे दूर रहना भी इसे अपने लिए सजा ही लग रहा था। मुस्कान, मुझे तुमसे बात करनी है। वो अपने कमरे में जा रही थी जब सनान आई। इसे पुकारा, इसे न चाहते हुए भी रुकना पड़ा। इस वक्त हॉल में कोई नहीं था। बोले सनान, आप मुझसे क्या बात कहना चाहते हैं? वैसे हम दोनों में बात करने के लिए कुछ नहीं बचाया तो आपने ही कहा था।
और मैं जब से यहाँ आई हूँ आप मुझे सिर्फ नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। तो अब ऐसा भी क्या हो गया कि आपको मुझे मुखातिब करने की ज़हमत करनी पड़ी। वो तंज़े अंदाज में कहते से सवाल करती जबकि सना नफ़ी में सर हिलाता एक कागज़ की तरफ बढ़ने लगा। इस कागज़ को देखते हुए एक बार फिर मुस्कान के चेहरे का रंग फ़ाक़ हो गया। तो क्या वो इसे तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा था? अगर तो ऐसा था तो मुस्कान का तो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। वह हैरत से कागज़ को देखते हुए सोचे जा रही थी जबकि सनान शाह इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये कुछ पेपर्स हैं, इसमें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है, तुम्हें लाहौर जाना होगा। ये तुम्हारे इलाज के लिए है। तुम्हें पागलपन के दौरे काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। फ़िक्र मत करो, फ़िलहाल तुम्हें पागल खाने नहीं भेज रहा। ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पागलों का इलाज किया जाता है। धरामसे का कहना है कि तुम अब काफ़ी बेहतर हो, इसीलिए इन्हें तुम्हें जल्द ठीक होने की भी उम्मीद है। लेकिन ना जाने क्यों लेकिन ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि तुम ठीक होना ही नहीं चाहती। इसीलिए मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए एक डॉक्टर हायर किया है। तुम्हें इलाज के लिए लाहौर जाना होगा। इस हवेली से, जर्नी से और मुझसे दूर। फ़िक्र मत करो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए गार्ड्स का अलग इंतज़ाम करके रखूँगा। आराम से, कोई मसला नहीं होगा तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर। अगर 3 साल तक अमेरिका में तुम्हें सबसे छुपा कर रखा हूँ तो पाकिस्तान तो मेरा अपना मुल्क है। यहाँ पर मैं तुम्हें मुकम्मल सिक्योरिटी दूंगा, महफूज रखूँगा। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फ़िक्र मत करो, मैं जल्दी मिलने जा रहा हूँ। कैलाश कैलाश तुम्हारे वालिद और भाइयों से, इन्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करवाने के लिए तुम्हें लाहौर लेकर जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि वो अपनी बेटी और दामाद के पीछे पीछे वहाँ नहीं आएंगे तुम्हारा कत्ल करने के लिए। वो उसे देखते हुए बोल रहा था जबकि मुस्कान इसके हाथ में मौजूद पेपर्स बहुत गौर से देख रही थी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही सनान, और आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। इसलिए आप ये सारी कोशिशें छोड़ दें। ये इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लगता है। इसके चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी। जब तक आप मुझे सारी दुनिया के सामने अपना नाम नहीं देते तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी जबकि सनान को अब इस बात पर पूरा यकीन था कि वो यहाँ इसके लिए हरगिज़ नहीं आई थी। मैं आज इतराम से इनसे बात करूंगा। वो यकीन करो, वो तुम्हें नहीं रखना चाहते यहाँ नहीं रखना चाहते हैं। कागज़ के मुंह पर मारते हुए वो वहीं से पलट गया था जबकि मुस्कान के चेहरे पर परेशानी के बादल छा गए थे। अगर सचमुच अगर सच मुझे इसने लाहौर भेज दिया तो इसके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, और वैसा हरगिज़ नहीं होने दे सकती थी। क्या बात है आरिश साईं, तुम इतना घबराए हुए क्यों? सब ठीक तो है ना? वो इसकी कॉल आने पर जितना खुश था, इसकी परेशान आवाज़ पर वो खुद भी परेशानी से पूछने लगा। दराम अदर साईं, अम्मा साईं का एक्सीडेंट हो गया है रोड पर। वो चाचू साईं को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक गाड़ी को पीछे से किसी की गाड़ी ने लेकिन अचानक पीछे से किसी की गाड़ी से टकरा गई। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अम्मा सही के पैर में मोच आ गई है और सर पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट है। इसे तफसील से बता रहे जबकि दराम से खुद भी परेशान हो गया था। तुम परेशान मत हो आरिश, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हारून चाचू सही हैं वहाँ पर, और हैदर चाचू सही भी जल्दी वहाँ आने वाले हैं। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, वैसे समझाते हुए बोला जबकि फ़ोन बंद करने के बाद इसे सबसे पहले ये खबर घर में सब लोगों को बतानी थी। सबके लिए एक बुरी परेशान बन एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आ चुकी थी। अभी तो सरमा शाह की तरफ से वो मुकम्मल मुतमईन नहीं हुए थे कि वो सारा के एक्सीडेंट ने सबको परेशान कर दिया था। इनका एक पैर पूरी तरह से मुतासिर हुआ था जबकि वो और भी बहुत सारी चोटें आई थी। ये तो खुदा का शुक्र है कि सरमा शाह भी हॉस्पिटल में थे। अगर वो उनके साथ होते तो यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। सारा का एक्सीडेंट हुआ है, चल नहीं पा रही इसे मैं आरिश साईं और आरिफ साईं शाह साईं का ख्याल रखेंगे। या अपनी माँ का इनकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम सना को वहाँ भेज दें। सना का महरम है आरिश, निकाह हो चुका है, वैसे भी हमने अगले 2-3 महीनों में रुखसती करनी ही तो है। तो ऐसे मुश्किल वक्त में हमें इनका साथ देना चाहिए। माँ बिस्तर पर पड़ी है, ऐसे में इन लोगों को किसी की ज़रूरत है जो इनके घर को संभाले। इसलिए मैंने सोचा कि रुखसती हम 2 महीनों के बाद ही कर लेंगे, लेकिन अभी सना को वहाँ भेज देते हैं ताकि वो सरमत का ख्याल रख सके। आज हारून साहब घर वापस आए तो जरनीन बेगम ने आते ही इनसे बात की थी। जनीन बेगम, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सना को इस तरह से वहाँ भेजना ठीक नहीं लग रहा। अगर तो हम रुखसती की बात करते हैं तो बात अलग थी, लेकिन सिर्फ निकाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साईं? निकाह निकाह सिर्फ नहीं होता, निकाह से ही तो रिश्ते जुड़ते हैं। और आरिश कोई गैर नहीं है, और आरिफ तो छोटा बच्चा है, इसे भी तो कोई चाहिए ना। और माँ की इस हालत में वो भी बहुत परेशान है। 4 दिन के बाद इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आप ही बताएं इस कंडीशन में वो अपनी पढ़ाई पर किस तरह से ध्यान दे पाएगा। और मैं तो फिर इन लोगों की भलाई ही सोच रही हूँ। इस घर में सिवाय सारा के और कोई औरत नहीं है, और किसी भी घर में एक औरत के वजूद की कमी होना बहुत बड़ी बात है। सारा खुद इसके लिए नहीं कह रही, क्योंकि शायद वो ये सोच रही है कि हम ये न समझे कि वो अपनी भलाई के लिए सना की रुखसती मांग रही हैं।
हमें खुद ही ख्याल करना चाहिए। इन्हें आज नहीं तो कल सना को जाना ही है ना वहाँ। अगर आपको सना को इस तरह भेजना मुनासिब नहीं लग रहा तो आप सारा इसे रुखसत कर की बात कर आप सारा से इसकी रुखसती की बात करें, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि सना भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। वो छोटी बच्ची नहीं है, घर की सारी बेटियां अपने अपने घर की हो चुकी हैं। नूर और जनिश की तरफ से इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है हवेली को। कल जाविश की तरफ से भी ऐसी खुशखबरी मिलेगी। और सना जो सबसे बड़ी है वो अभी तक रुखसती के नाम पर घर बैठी है, ये बात ठीक तो नहीं है ना। उसे समझाते हुए बोली तो हारून साहब ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। वो गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक इसने दराम की गिरबान को सख्ती से अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। वो आंखें खोले इसे देखने लगा। शायद वो नींद में किसी चीज़ से खौफजदा थी। दराम सही, मुझे छोड़कर मत जाए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ दराम सही लौट आए मेरे पास, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। वो उसकी गिरबान पकड़कर इसके सीने में खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। दर क्या फजूल बातें कर रही हो, उठो, यहीं हूँ मैं तुम्हारे पास। इसके कंधे को हिलाता हुए इसे जगाने की कोशिश कर रहा था। दर ने बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा था। वो इसी की जानिब देख रहा था, इसे अपने करीब महसूस करके इसकी आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगे। एक लम्हे के लिए तो वो भी इसके रोने पर बुरी तरह से खटक गया था। आखिर इसने ऐसा क्या ख्वाब, कौन सा ख्वाब देख लिया था जिसके जेरे असर वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी। दर ये क्या बचपन है, क्यों बच्चों की तरह रोई जा रही हो? ऐसा भी क्या हो गया, बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? इस तरह उठकर बैठते हुए इसे सीधा करने लगा, लेकिन वो जैसे ही सीधी हुई इसके सीने में छुप गई थी। वो भी इसे खुद से अलग करने का इरादा तर्क करता इसे अपने सीने में छुपाने छुपाए पूछने लगा। लहजे में थोड़ी सख्ती थी, क्योंकि इसका इस तरह से रोना इसे भी परेशान कर गया था। इसे रोते हुए देखना तो राम सिंह के बस में वैसे भी नहीं था। दराम सिंह, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा कि आप मुझे छोड़कर जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, लेकिन आपने फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। आप बस आगे आगे बढ़ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा रोते देखकर आपको मुझ पर तरस नहीं आया। आप मुझे देख रहे थे, मुझे पीछे नहीं मुड़े, आगे जाते रहे थे। मैंने आपको इतना पुकारा आपको, लेकिन आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके सीने से लगी इससे इसी की शिकायत कर रही थी, और मैं जिंदा रहा और वो इसे खुद से और मैं जिंदा रहा। वो इसे खुद से अलग करते हुए सवाल करने लगा। तो तर हैरानगी से देखने लगे। क्या मतलब साफ है, बताओ मुझे। जब मैं तुमसे अलग हो गया, तुम्हें छोड़कर चला गया, तब क्या मैं जिंदा था? अगर हाँ, तो ख्वाब में मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की, क्योंकि जब से दराम शाह जिंदगी को समझता है, तुम्हें अपने साथ देखा है, तुम्हारा इंतज़ार किया है। क्या तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि मैं तुमसे अलग होकर जी पाऊँ। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे ख्वाब में मैं ज़िंदा था या नहीं। अगर हाँ, तो वाकई मैंने तुम्हें रुलाने वाली हरकत की है, और अगर मैं मर चुका था तो फिर तुम्हें गिला करने का कोई हक नहीं। इसके लहजे में सर्द मेहरी और भी थी, यानी कि वो इसकी नाराज़गी में ये समझ रहा था, लेकिन शायद इसे अपनी मोहब्बत की गहराई भी बता रहा था कि वो समझ है कि दराम हमेशा इसके बिना कुछ भी नहीं है। अल्लाह आपको कभी कुछ ना करे दराम सही, वो सिर्फ एक ख्वाब था, और ख्वाब कभी सच नहीं होते। और मुझे यकीन है कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकते। मैं भी पागल हूँ, पागलों की तरह बैठकर रोना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो इसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर बारी बारी इसके दोनों गालों पर लब रखकर इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगी थी। जिसे एहसास हो गया हो कि ख्वाब सुनाकर इसने दराम की मोहब्बत पर शक किया था। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ख्वाब में डर गई थी, इसीलिए समझा रहा हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैंने माफ़ कर दिया, अपने हद में रहो। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे प्यार लेने का। मैं ये सोच रहा था कि ये ना हो कि मेरी बेटी पर तुम्हारे ख्वाब से बुरा असर पड़ेगा, वरना तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसे एक तरफ करता वो दोबारा बेड पर लेट चुका था, जबकि इसके अंदाज पर नूर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। आप जब मेरे पास होते हैं ना, तो मुझसे प्यार से बात करते हैं, मुझे अपने सीने से लगा के रखते हैं। वो उसके सीने पर सर रखते हुए इसे मजीद इसके करीब हुई थी, जबकि दराम ने इसे रोका नहीं था। वो चाहता था कि वो अपनी बात मुकम्मल करे। जब आप इतने पास आते हैं ना, तब ना आपकी बेटी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी अपने बाबा के इतने ही पास होती है जितने कि इसकी मामा साईं अपने दराम साईं के पास होती है। अपनी सुर्ख आंखें रगड़ते हुए वो उसके सीने पर सर रखे बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, जबकि इसके इतने पास आने पर दराम के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि सारी नाराज़गी एक तरफ रखकर इसे खुद में छुपा ले, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वो इतनी जल्दी ये गलती नहीं कर सकता था। अगर वो इसे इतनी आसानी से माफ़ कर देता, तो शायद आगे भी वो ऐसे ही गलती करती। इसलिए वो वैसे ही लेटा रहा, इसे खुद से दूर तो ना किया, लेकिन मज़ीद करीब भी नहीं आने दिया था।
जबकि वो उसके सीने पर सर रखे हर बुरे ख्वाब से अपना आप छुड़वा चुकी थी। मुस्कान कहीं नहीं जाएगी, ये बात याद रखना, याद रखो। दराम से गुस्से हो रहा था जबकि सनान साई ने ये बात 5वीं बार कही थी कि वो उसे लाहौर भेज रहा है। लेकिन क्यों नहीं जाएगी दराम से, ऐसा भी क्या मसला है, हम इस लड़की को कहीं भेज ही नहीं रहे, जबकि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तो फिर तुम इसे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, निकालो इसे इस हवेली से। मुझे यकीन है जनिश को भी इसका वजूद बिल्कुल भी पसंद नहीं, न जाने कितनी अजियत में है जनिश, न जाने कैसे वो इसके वजूद को इस घर में बर्दाश्त करती है। तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सनान को बहुत गुस्सा आ रहा था जबकि हारून साहब वहीं बैठे इन दोनों की बात को सुन रहे थे। आज जनिश अजियत में है तो मेरी वजह से नहीं सनान सही, वो तुम्हारी वजह से अजियत में है। अगर इसे कोई तकलीफ हो रही है तो इसके पीछे तुम वजह तुम हो, मैं या मुस्कान नहीं, क्योंकि मुस्कान की इसकी ज़िंदगी में लाने वाले मुस्कान को इसकी ज़िंदगी में लाने वाले तुम हो। और जब तक मुस्कान ठीक नहीं हो जाती और मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता कि वो सिक्योर है, तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी बल्कि यहीं पर रहेगी हमारे साथ। मैं तुम्हें इसे अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, सिर्फ इसका ख्याल रखने के लिए कह रहा हूँ कि कोई इसका ख्याल नहीं रख सकता। ज़नीन तुम्हारी जिम्मेदारी है, संभाल ही रही है क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हो। ज़नीन तुम्हारा फ़र्ज़ निभा रही है, इसे अजियत देने वाले तुम हो और कोई नहीं, ये बात याद रखना। और मैं तुम्हें जब पहले भी कह चुका हूँ कि जब मुस्कान ठीक हो जाएगी तो खुद ही यहाँ से चली जाएगी, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो। वो उसके खिलाफ इसके खिलाफ खिलाफ साजिशें करने लगे। एक आम सी लड़की क्या तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती है कि तुम इसे घर से निकालने के लिए किस तरह तरह के बहाने बनाओगे। वो तुमसे कुछ नहीं मांगती तो बेहतर है कि तुम भी इससे दूर रहो। तुम्हारा मुस्कान से कोई ताल्लुक नहीं, वो इस घर में रह रही है और अब इसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। और जब मुझे लगेगा कि मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं तो मैं इसे खुद यहाँ से हमेशा के लिए भेज दूंगा। तुम्हें मुस्कान के मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब तक जिस तरह से इसे दूरी बनाए रखे हो वैसे ही आगे बनाओगे, बनाए रखो। दराम का लहजा बेहद सख्त था, इसके इतने सारे बहाने भी दराम को उस फैसले से बदलने पर मजबूर नहीं कर पाए थे। जबकि सनान को इतना सब कुछ सोचे हुए था, इसे समझ नहीं आ रहा था कि दराम साई को मनाना इसके लिए इतना मुश्किल हरगिज़ नहीं था। लेकिन दराम के मुसलसल इनकार के पीछे क्या वजह थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अदा सही, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। आप इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं, यकीन जानिए ये बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हम फिलहाल खुद ही भी रुखसती नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि सना की शादी धूमधाम से हो। और वैसे भी सना तो हमारे ख़ानदान की पहली खुशी है, हम इसे धूमधाम से भी आकर यहाँ लेकर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल में हमें सना की ज़रूरत है। और अगर आप हमारी मजबूरी को समझते हुए सना को यहाँ भेज रहे हैं तो हमारे लिए इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। सारा बेहद खुश थी इस वक्त वीडियो कॉल पर। जब हारून साहब ने इन्हें मशवरा दिया था कि वो सना को वहाँ इनके पास भेजना चाहते हैं तो वो और भी खुश हो गई थी। जबकि इनके साथ आरिश का दिल कर रहा था वो भंगड़े डाले नाचे भंगड़े डालकर नाचे। आरिश का इश्क साइंस के पास आ रहा था, ये कोई मामूली बात तो हरगिज़ न थी। लेकिन फ़िलहाल वो चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत सजाए बैठा था, जैसे इन सब बड़ों की बातों इसे सिरे से कोई लेना देना ही नहीं था। तो बस ठीक है, मैं सना के कागजात तैयार करवा देता हूँ, वैसे भी 2 महीने के बाद रुखसती तो होने वाली है। अच्छा ही है ना, इसके साथ थोड़ा वक्त वहाँ रह कर माहौल को समझ जाएगी। आखिर ज़िंदगी तो इसने वहीं पर गुजारनी है, बेहतर है वहाँ के हालात और तर्ज़ो तरीके को समझ ले। ज़नीन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो तो ठीक है बड़ी मामी सही, लेकिन आपने सना को बताया इस मामले पर। मेरा मतलब है कि आपने इसे बताया किसकी मर्ज़ी है यहाँ आने की। न जाने आरिश को कैसे इस बात का ख्याल आया, लेकिन वो सना की मर्ज़ी के बगैर कभी भी कुछ नहीं चाहता था, इसीलिए इनसे पूछता तो वो मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है कि सना इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसे पूछना बेहतर समझा। और जब इसे पता चला कि इसकी सारा पुप्पो की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है तो इसे फ़ौरन हामी भर दी थी। इस बेचारी का तो बस नहीं चल रहा, कल की बजाय आज ही अपने पुप्पो के पास पहुँच जाए जिनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पहले सबसे बात कर लूँ आप सबसे बात तो कर लूँ इसके बाद इस बारे में, फिर ही सना को वहाँ भेजूँगी। ज़नीन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि आरिश से मुस्कुरा कर वहाँ से उठकर अपने कमरे की जानिब चल के अंदर तो लड्डू फूट रहे थे। कमरे का दरवाज़ा बंद करके साउंड प्रूफ कर रूम में फुल साउंड में गाना लगाकर इसे बेड की तबाही निकाल दी थी। वेलकम टू पेरिस इश्क साईं, तुम्हारे इश्क बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा है। वो बेड पर लेटा बेहद खुशी से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। अगले 2 महीने सना इसके साथ थी और वो इसे अपने दिल का हाल सुनाने वाला था। थैंक यू सो मच साहिर साईं, अल्लाह की कसम मामा साईं की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी और ना ही इनकी पैर पर इतनी गहरी चोट आई थी। लेकिन जो आपने खेला है इसको मानना पड़ेगा। कितना तेज़ चलता है आपका दिमाग। थोड़ी देर के बाद वो घर से बाहर आया तो इसने सबसे पहले साहिर साईं को ही कॉल की थी। न जाने कैसे 3 दिन पहले अपने टूटे दिल के दास्तान सुनाते हुए इसने बड़ी दुखी लहजे में कहा था, आपको क्या क्या चाहिए, आपकी जान तो आपके पास है।
अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजार रहे हैं, हमें तो एक कॉल करने के लिए भी लेने के देने पड़ जाते हैं। काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं सना से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकूँ, उसे बता सकूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में कितनी अहम है, इसे अपने बारे में बता सकूँ। मैं थोड़ा इसको समझना चाहता हूँ, फिर से शादी करना चाहता हूँ ताकि हमारे आने वाली ज़िंदगी बेहतर है। और फिर साहिर ने कहा था कि वो कोई ना कोई हल निकाल देता है, लेकिन वो ये हल निकालेगा इसने सोचा भी नहीं था। वो वाक़ई से का बेस्ट कज़न था, इसका इज़हार भी वो खुलेआम करता था। बस ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं और हद में रहना रुखसती नहीं हो रही। बस वो कुछ वक़्त के लिए फूफो साईं के लिए वहाँ आ रही है। जल्दी ही वापस आ जाएगी जब फूफो साईं की तबीयत सेट हो जाएगी और तुम्हारे पास भी यही वक़्त है सना को समझाने और खुद को समझाने के लिए। याद रखना, वो इसे समझाते हुए बोला तो इसने ज़ोर-ज़ोर से हाँ में सर हिलाया। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उसके लिए यहाँ आने वाली है। मज़ीद 2-3 बातें करके इसने अपना फ़ोन रखकर साहिर ने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दिया, लेकिन सामने से आते गाड़ी वाले ने शायद पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। गाड़ी सीधा आकर इसकी गाड़ी से टकराई, लेकिन इससे पहले इसका कोई नुकसान होता। साहिर तेज़ी से गाड़ी से निकल गया, लेकिन फिर भी इसका एक बाजू बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। देख ले, हमने आप अपनी बचकाना ज़िद साहिर से तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो लॉकेट तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुमने ऐसे क्यों छुपा कर रखा है? मेरी बात मानो, इस लॉकेट को इमरान खान के हवाले कर दो ताकि हर तरह की मुसीबत से जान छुड़े। ये सब कुछ लॉकेट की वजह से हो रहा है ना। वो लॉकेट तुम्हारे हाथ लगता और ना ही बात यहाँ तक पहुँचती और ना ही तुम पर फिर से हमला करवाता। मर्दान खान की डिमांड लॉकेट है, तुम क्यों नहीं इसे देकर इसे जान छुड़वा लेते? इस वक्त घर के तमाम अफराद इसके कमरे में मौजूद थे, जबकि सनान गुस्से से पागल हो रहा था। सिर्फ एक लॉकेट की वजह से आज इसकी जान जा सकती थी, लेकिन वो अपनी हर बात पर कायम था। साहिर इसे किसी को देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने तुमसे कहा है ना सनान साईं, लॉकेट मेरे पास है ही नहीं। अगर होता तो मैं इसे दे देता, मुझे क्या फ़ायदा इसका। मुझे मुझे यही लगता है कि वो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने गाड़ी से नीचे फेंक दिया था। अब मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। इसने साफ झूठ बोला था, जबकि दराम और सुनान दोनों जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है। वो लॉकेट अब भी इसके पास मौजूद था, वरना वो लोग इसके पीछे यहाँ तक ना आते। दिन रात इसे धमकियों भरी कॉल्स आ रही थी कि अगर वो लॉकेट इसने इसके हवाले ना किया तो इसकी ज़िंदगी की डोर कभी भी टूट सकती है। लेकिन इसे जैसे किसी चीज़ का डर ही नहीं था। वो एक वो एक ही बात पर कायम था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो लॉकेट किसी भी कीमत पर वापस नहीं देगा। जबकि वो लॉकेट वो यहाँ की पुलिस को देने की बजाय आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुँचाने की कोशिश में था। वो एक ही बात पर कायम था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो लॉकेट किसी भी कीमत पर। ये हमने पढ़ लिया, लाइन ये मैंने पढ़ लिया, दोबारा मैं नहीं पढ़ूंगी। और ये बात राम को कुछ दिन पहले ही पता चल गई थी कि साहिर वो लॉकेट को आगे पहुंचाने के बारे में सोच रहा, जबकि इनसे वो कह रहा था कि वो लॉकेट इसके पास मौजूद नहीं है। मतलब साफ था कि वो घर में भी इस चीज़ के बीच किसी को भनक नहीं पड़ने देना चाहता था। ये इतनी भी ज़रा सी बात ना थी जिसे वो नज़रअंदाज कर देता है। इसे हर हाल में साहिर की ज़िंदगी अजीज़ थी। ठीक है, बहुत हो गया, अब आप सब सो जाएं। साहिर को आराम करने थे, इसे आराम की ज़रूरत है। बाजू पर चोट लगी है, पहले गोली भी इधर ही लगी थी। डॉक्टर ने कहा है कि इसे आराम की ज़रूरत है। दराम ने बात ख़त्म करते हुए सबको वहाँ से हटाना चाहा तो बिना कोई भी बहस किए वो सब लोग ही आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकल गए, जबकि सनान तो गुस्से में दराम को भी नज़रअंदाज करके वहीं बैठ गया था। जाविश बेटा जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। जाविश को पता नहीं अंडर के बाहर निकलते देखकर दराम ने पीछे से कहा, तो वो हाँ में सर हिलाती दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई थी। क्या चाहते हो तुम? क्या लगता है तुम्हें कि हम नहीं जानते कि वो लॉकेट तुम्हारे पास है? तुम सबके सामने झूठ बोल सकते हो साहिर साईं, हमारे सामने नहीं। हमें पता है कि वो तुम्हारे पास है, तभी वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। देखो साहिर, हमारे लिए तुम अहमियत रखते हो, तुम्हारी जान अहमियत रखती है। इन सब से हमारा लेना देना नहीं है। वो ना ही मर्दान खान से हम दुश्मनी बनाना चाहते हैं। दराम इसके पास बैठते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला, और अब मत कहना कि वो लॉकेट तुम्हारे पास नहीं है। हमें यकीन है कि वो तुम्हारे पास है। पलवशा और इससे पहले मर्दान खान की एक और मुलाजमा यहाँ पर तुम्हारे कमरे से चोरी करने की कोशिश कर चुकी है। मुझे यकीन है वो दोनों लड़कियाँ यहाँ पर तुम्हारे कमरे में वो लॉकेट लेने की ही नीयत से आई थी। मैंने खुद कितनी बार घर के मुलाजमों को तुम्हारे कमरे में घुसकर उल्टी सीधी हरकतें करते देखा है। अगर इन लोगों को यकीन ना होता कि वो लॉकेट तुम्हारे पास है तो कब की तुम्हारी जान छोड़ चुके होते सनान साईं, पूरी यकीन से कहा था। तो वो जो कब से मासूम बना सिगरेट पर सिगरेट फूंक के जा रहा था, इस बार हंस दिया। वो लॉकेट मेरे पास है, तभी तो मैं इसको आर्मी के हेडक्वार्टर में देने के बारे में सोच रहा हूँ। मर्दान खान कोई छोटी सी मछली नहीं है, ये बहुत बड़ा भेड़िया है, और मैं अपने मुल्क के दुश्मनों को इस तरह से बाहर नहीं आने दे सकता। वो जेल में है, इसके खिलाफ सारे सबूत मेरे पास हैं। मैं इस लॉकेट को 2 बार आर्मी हेडक्वार्टर में भेजने की कोशिश की है, लेकिन हर बार कोई ना कोई मसला हो जाता है। आज मैं वहीं जा रहा था।
जब इन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, मेरा मकसद साफ है। वो लोग चाहे मुझे जान से मार डालें, तब भी मर्दान खान जैसे वतन के दुश्मन को इस तरह से आज़ाद होने नहीं दूंगा। ये आदमी जेल जाएगा और ज़रूर जाएगा। जब तक इसे फांसी पर ना चढ़ा दूं, तब तक सुकून तो मुझे भी नहीं आएगा। वे गहरा कश लेता इन दोनों की आंखों में आंखें डाल डाल देते हुए बोला तो राम साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे तुम पर फख्र है साहिर साईं, लेकिन फिर भी हमारे लिए तुम्हारी जान है। मैं याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारा नुकसान नहीं उठा सकते। वो उसके कंधे पे हाथ रखते बोला तो साहिर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, जबकि सनान भी ज्यादा देर इससे नाराज होकर नहीं बैठ सका था। सुबह आंख खुली तो दराम इसके बेहद नजदीक था। इसे अपने इतने करीब देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। परसों रात वो इसका कितना ख्याल रख रहा था। रात इसने इस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया था, बल्कि बहुत प्यार से समझाया था, इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था। इसे बताया था कि वो इसे इतनी कितनी मोहब्बत करता है, इसका कितना एहसास करता है, इसका कितना ख्याल रखता है। और इसे खुद से अलग नहीं किया था। वो इससे नाराज़ था, बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन इसके बावजूद भी इसका डर इसके लिए अहमियत रखता था। तभी तो सारी रात इसके साथ होती रही और इसने कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि इसे अपने सीने में ऐसे महफूज कर लिया था जैसे वो खुद इससे बिल्कुल अलग नहीं करना चाहता। वो और कल रात वो साहिर साई के कमरे से अपने कमरे में कब आया इसे खबर ना हुई थी, लेकिन अब इसकी आंख खुली तो इसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। दराम से मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत ज़्यादा खफा है, आपका हक बनता है। मैंने वाकई आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारूंगी। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी और मुझे यकीन है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैं आपको मनाने के लिए कुछ भी करूंगी और आप मान जाएंगे, क्योंकि आप अपने दर से कभी नाराज़ नहीं हो सकते। इसके चेहरे को देखते हुए मुसलसल सोचे जा रही थी। आहिस्ते से झुककर इसके गालों पर अपने लब रखते हुए इसने इसे आज पहली बार इसके अंदाज में जगाया था। इसके नरमों लबों का लम्स अपने गालों पर महसूस करके दराम की आंख खुल गई थी। ये क्या हरकत थी। वो जरा सख्त लहजे में गोया हुआ ये अलग बात थी कि इसकी हरकतों इसे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो ये बात इस पर जाहिर क्यों करे। वो मैंने कुछ नहीं किया। अंदर आपकी बेटी है ना, वो जिद कर रही थी मेरे बाबा साईं को किसी कलो। फिर मुझे मजबूर होकर करना पड़ा। बहुत जिद्दी है आपकी बेटी, मेरी तो बिल्कुल बांधती ही नहीं है। वो चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत सजाए बोली थी। न चाहते हुए भी दराम साईं के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मेरी बेटी का नाम लेकर तुम ज्यादा फ्री होने की कोशिश न करो तो बेहतर होगा। वो इसे पीछे करता खुद उठने ही लगा था कि अचानक वो सीधी होते हुए दराम की गिरद अपनी बाहों का हिसार बना चुकी थी। इसकी इस हरकत पर दराम साईं खुद हैरान रह गया था। वो कब से इतनी बेबाक हो गई थी। मैं कुछ नहीं करी, मैं तो बस आपकी बेटी की बात मान रही हूँ। आप भी तो इसके नाज उठाना चाहते हैं ना, इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं फिर इसे बता दूं कि फ्यूचर में मैं भी इसकी सारी बातें मानूंगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की गुड लिस्ट में शामिल होना है। दर इसके कान के बेहद करीब बोलते हुए इसे अपने सार में लिए हुए थी। ये बात अलग थी कि इसका कसरती वजूद पूरी तरह इसके बाजू में कैद नहीं हो पाया था, लेकिन इसके हाथ को खुद से अलग करके वो इसकी हिम्मत को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। और वो इसे इतना इतना कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन अपनी दर का मान तोड़ना दराम चाह के बस की बात ना थी। अच्छा ठीक है, अब बहुत हुआ, पीछे हटो, मुझे फ्रेश होना है, जाना है, ज़रूरी काम है। वो ज़रा अकड़ कर बोला कहाँ जाना है आप, यहाँ आपकी बेटी आपके साथ वक्त गुजारना चाहती है और आपको लोगों के कामों से फुर्सत नहीं है। कहीं नहीं जाएंगे मैं नहीं, आपकी बेटी कह रही है। इसने फ़ौरन सारा का सारा इल्ज़ाम इस नन्हे वजूद पर डाल दिया, जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं था। तो मेरी बेटी को सामने रखकर मुझसे अपनी फरमाइश पूरी नहीं करवा सकती। मैं काम पर जा रहा हूँ तुम्हारे साथ वक्त ज़ाया करने के लिए, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। मुड़ते हुए बोले तो अचानक दर ने इसका हाथ थाम लिया। मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ दराम से, जानती हूँ आप मुझे खफा है, लेकिन मैं आज सारा दिन आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। इसके हाथ पर अपना माथा टिकाया इल्तिजाई लहजे में बोली थी। दर में मजाक नहीं करा, मेरा जाना ज़रूरी है, हाथ छोड़ो मेरा। इसकी आदत थी, वो कभी खुद अपना हाथ नहीं छुड़वाता नहीं था। ठीक है, अगर आपका काम पर जाना है इतना ज़रूरी है तो मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी साथ लेकर जाएं। वो ज़िद करने लगी। तो राम ने एक नज़र घूर कर इसे देखा था। मुझे घूरे मत, मैं आपकी घूरियों से नहीं डरती। वो उसके घूरने पर फ़ौरन बोली थी बोर हो जाओगी दर, ये इतना आसान नहीं है। सारा दिन कहाँ कहाँ भटकता फिरता हूँ मैं जानती हूँ। उसे देखते हुए सम मैं जानता हूँ, वो इसे देखते समझाने लगा था। जानती हूँ, सारा दिन इसी गाँव में होते हैं, इसी गाँव में लुर लुर घूमते रहते हैं, और मैं भी आज आपके साथ रहूँगी। आप जहाँ जाएँगी मैं आपके साथ जाऊँगी। वो भी अपनी ज़िद पर कायम होती बोली। तो राम ने एक नज़र इसे देखा और फिर जैसे खुद भी सोच में पड़ गया था। क्या करोगी जाकर, दर फालतू में सारा दिन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पछताओगी। वो अब भी समझाने वाले अंदाज में बोला था। मैं आपको मनाऊंगी, इसने फ़ौरन से कहा था, जैसे वो अब मज़ीद इसके बहाने नहीं सुनना चाहती थी, बस इसके साथ जाना चाहती थी। कितनी देर तो वो इसे देखता ही रहा, फिर हाँ में सर हिलाया जैसे इजाज़त देने का इरादा कर लिया हो। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा है, तुम भी गाँव देख लोगे और मेरी बेटी भी घूम आएगी। पूरा गाँव बर्बाद कर लेता हूँ एक दिन तुम्हारे साथ, देखता हूँ क्या करती हो सारा दिन मेरे साथ मुझे मनाने के लिए। वो जैसे इसे अपने साथ लेकर जाने
नहीं, इसीलिए चाहता था कि वो उसे मनाए। सच्ची दराम सही, आप सच कह रहे हैं ना कि मैं आपके साथ आ सकती हूँ ना? आपको कोई मसला तो नहीं होगा ना? मेरा मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। वो खुशी-खुशी उठी थी। ये ना हो कि दराम ले जाने से मना कर दे और कह दे कि वो मज़ाक कर रहा था। इसकी खुशी देखते हुए दराम सिंह बेसाख्ता मुस्कुरा दी और वो फ़ौरन ही तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी, जबकि वो भी फ्रेश होने चला गया था। वो चाहता था कि वो उसे मनाए, लेकिन वो कैसे मनाएगी, ये सोच ज़रूर रहा था, क्योंकि वो आसानी से मानने का इरादा हरगिज़ नहीं रख सकता था। या अल्लाह! या अल्लाह! जी, मैंने तो इनको कह दिया था कि मैं इनको मनाऊँगी, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। अल्लाह जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। दराम से मुझसे बहुत ज़्यादा खफ़ा है। मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आएगी, लेकिन वो फिर भी मुझसे नाराज़ हैं। नाराज़ तो हैं ना। मैं इन्हें मनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। प्लीज़ अल्लाह जी, मेरी मदद करें मनाने में, सब कुछ पहले जैसा करने में। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इनका दिल दुखाया है और मैं अपने शौहर का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह जी, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मैंने हमेशा इन रिश्तों के पीछे भागने की कोशिश की है, जिनकी नज़रों में मुझसे जुड़ा कोई रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं इन रिश्तों को निभाऊँगी जो अहम है, जिनके लिए मैं अहम हूँ। मैं अपने और आराम से के आने वाले बच्चे के साथ ये लम्हात कुछ खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, और जब तक मेरे साथ मेरा शौहर नहीं होगा, मैं कैसे ये सब कुछ कर पाऊँगी या अल्लाह? जी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दे, सब कुछ पहले जैसा कर दे, मेरे लिए इनका दिल नरम कर दे। मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आएगी, लेकिन मैं नाराज़गी की इस दीवार को भी गिरा देना चाहती हूँ। कितना फ़िज़ूल लिखा हुआ है इन लोगों ने। और मैं जानती हूँ कि इस दीवार को गिराने में आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। इसने मुस्कुराते हुए अपनी दुआ मुकम्मल की और आराम से के फ़ेवरेट कलर का लिबास निकाल कर पहनने लगी। वो इसके साथ जाने वाली थी, तो इसका ध्यान रखना था कि इसका ध्यान अपनी बीवी पर ही रहे। वो बेशक सारे दिन अपने काम निपटाता रहे, इसे कोई मसला नहीं था, लेकिन वो ये चाहती थी कि दराम सिंह का सारा ध्यान इस पर से बिल्कुल भी ना हटे। जबकि सोचे मुसलसल ये थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि दराम मान जाए। इसने लिपस्टिक काजल लगाकर अपनी तैयारी मुकम्मल की थी। अब इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना या अपने हुस्न के जलवे दिखाना किसी काम आने वाला नहीं था। वो जानती थी दराम इन चीज़ों से मुतासिर होने वाला हरगिज़ नहीं है। वो आम मर्दों जैसा नहीं था, लेकिन वो बज़ौक़ भी नहीं था। इसे दर की हर अदा अच्छी लगती थी, इसका सजना संवरना, इसका नाज नखरे दिखाना। वो हर चीज़ हर आंखों पर रखता था, लेकिन इसकी नाराज़गी के दौरान इसे इन चीज़ों से मनाना आसान नहीं था, वरना पिछले 2 हफ्तों में वो हर तरह की कोशिश कर चुकी थी। इसके सामने अपने बेपनाह हुस्न के नज़ारे तो इसने हर रात पेश किए थे, लेकिन वो हमेशा चेहरा फेर कर सो जाता। मतलब साफ था कि वो इस तरह से मानने वालों में से नहीं था। वो मर्द और होते हैं जो औरतों का हुस्न और उसकी गुर्बत में बदल जाते हैं। दरामशा के लिए इसकी अना, इसका मान अहमियत रखता था। ऐसा न था कि इसे दर के हुस्न से कोई मतलब न था। वो सर से पैर तक इसका दीवाना था, लेकिन ये नाराज़गी तो मोहब्बत का इम्तिहान थी, जिसमें दर को किसी भी हाल में पास होना था। वो तैयार होकर बाहर निकली। दराम कॉटन के सफ़ेद कुर्ते शलवार में कंधे पर अजरक डाले बेहद जाज़िब नज़र लग रहा था। ये क्या है? इसने सुर्ख रंग की बेहद खूबसूरत फ्रॉक को देखते हुए नागवारी से बोला। क्या हुआ दराम से? अपने लिबास पर एक मुकम्मल नज़र डालते हुए उसे सवाल करने लगी। बदलो इस लिबास को और बड़ी चादर लो। तुम हसीन हो मानता हूँ, लेकिन इस हुस्न पर सिर्फ मेरा हक है। ये क़यामत बनकर मेरे साथ जाओगी कि तो तुम पर उठने वाली हर नज़र का मुकाबला मैं करूँगा, क्योंकि तुम पर उठने वाली हर गलत निगाह की आंखें निकाल लेने की हिम्मत रखता है दरामशाह। लेकिन हर नज़र को तुम पर बर्दाश्त करना दरामशाह के लिए मुश्किल हो जाएगा। यह दाएं रात को वापस आकर दिखाना, अगर मैं मान गया तो, वरना इस लिबास को आग लगा देना। वो समझाकर कमरे से बाहर निकल गया। इसने खुद को एक नज़र आईने की जाने देखा। इसका चेहरा इस रंग में ज़रूरत से ज़्यादा खिला गुलाब लग रहा था, और दराम को अपनी जानिब मुतवज्जा रखने के लिए आंखों में गहरा काजल और लबों पर लिपस्टिक भी लगा चुकी थी। और जो लिबास इसने पहन रखा था, बेशक इसमें कोई बेहयाई नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी टाइट था। इसने हिजाब वगैरह तो कभी नहीं किया था, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि दराम को इसका यूँ बाहर निकलना पसंद नहीं है। या खुदाया, मैं गाँव में जा रही हूँ किसी डेट पर नहीं, कि वो मुझे यूँ सजा कर इस तरह खुशी खुशी अपने साथ लेकर जाएं। सुबह-सुबह ही इसका मूड ऑफ कर दिया। अब कैसे मनाऊँगी इन्हें? वो रोहान से होते कपड़े चेंज करने चले गए। जब वापस आए तो सुर्ख़ फ्रॉक के बजाय सफ़ेद रंग के कुर्ते के साथ सुर्ख़ रंग का ट्राउज़र और साथ में एक बड़ा-सा दुपट्टा लिया था, और इसके साथ एक चादर भी लपेटी थी, जिससे इसके जिस्म के खद्दो-ख़ाल हरगिज़ नज़र न आए थे। दिन की शुरुआत हो चुकी थी। घर में दराम ने बस इतना कहा था कि वो दर को अपने साथ लेकर जा रहा है। किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था, और ना ही कभी दराम के फ़ैसले पर किसी ने कभी कोई एतराज़ उठाया था। वो आते हुए अपने साथ गाड़ी में लेकर आया था। वैसे तो अनसर रोज़ इसके साथ ही हुआ करता था,
लेकिन आज वो दूसरी गाड़ी में आ रहा था क्योंकि आज आराम से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी अपने ही गाँव की खूबसूरती को पहली बार देख रही थी। इसे याद था जब वो पहली दफ़ा यहाँ आई थी, तब पहाड़ी देखने के चक्कर में इसने सबको परेशान कर दिया था। मेरे ख्याल में तुम यहाँ मुझे मनाने के लिए आई हो। वो जो कब से गाँव की कच्ची पक्की सड़कों को देख रही थी। दराम की आवाज़ पर इसकी जानी मुतवज्जो हुई। हाँ दराम से बताया ना, क्या करूँ मैं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहेंगे मैं करूँगी, बस आप बताएं कि आप कैसे मानेंगे। वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए सवाल करने लगी। ये मेरा सर दर्द नहीं है लड़की, तुम बताओ कि तुम मुझे किस तरह से मना सकती हो। तुमने मुझे कहा है कि तुम्हें मौका चाहिए, तो मौके के तौर पे मैं तुम्हें अपना पूरा दिन दे रहा हूँ। बताओ क्या करोगी तुम मेरे लिए? किस तरह से मनाओगे मुझे? वो ज़रा सख्ती से कहने लगा, जैसे जैसे बता रहा हो कि मनाना तुम्हें है, मैंने नहीं। मैंने कहा है ना दराम साईं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो मैं इस ट्रेन के आगे जाकर जान दे दूँ, तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके सामने से आती रेल की पटरी को देखते हुए कहा दराम से ना आई। आईब्रो झुकाकर जैसे इसके दावे को देखा और फिर अगले ही लम्हे गाड़ी ट्रेन की पटरी के करीब रोक दी। यहाँ हर 15 मिनट के बाद गाड़ी गुजरती है। आज आ जाओ, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को चेक कर लेता हूँ। वो गाड़ी से निकलते हुए इसकी साइड का दरवाज़ा भी खोल चुका था। दिल को एहसास हुआ, वो जोश में ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा दावा करके क्या मतलब दराम से, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊँ? हैरानगी से पूछने लगी थी वो। क्या मैं चाहता हूँ या नहीं? मैं क्या चाहता हूँ या नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझे बनाने वाली हो तो तुम बताओ कि तुम क्या कर सकती हो? इस रेलगाड़ी के नीचे आकर मर सकती हो मेरे लिए? चलो मर के दिखाओ, हो सकता है मैं मान जाऊँ। वो बिल्कुल सफाकी से बोला था, जैसे वो सचमुच में इसे जान ही छुड़वाने के लिए अपने साथ लाए हो। तो आप चाहते हैं कि मैं इस गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊँ? इसने बेयकीनी से इसे देखा था, जो इसका हाथ थाम कर इसे पटरी के बीचों बीच लाया था। तुम्हें मेरा इम्तिहान नहीं लेना जानम सही, अपना इम्तिहान देना है। मैं तुम्हें नहीं मना रहा, तुम मुझे मना रही हो। दावा तुम्हारा है, मोहब्बत में मरने का मेरा नहीं। मैं अपनी मोहब्बत को आजमाने के लिए नहीं, तुम्हारी मोहब्बत को आजमाने के लिए आया हूँ। अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझे मनाने के लिए इस पटरी पर अपनी जान दे सकती हो, तो दो। क्या हुआ, टांगे कांप रही हैं? कहना आसान होता है जानम से, मोहब्बतों के दावे करने वाले बहुत आए और बहुत गए, बहुत आए जान देने वाले। वो कहकर लगाकर हंसा था। मैं मजाक नहीं कर रही थी दराम से। मैं अपनी मोहब्बत को आपके सामने जाहिर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन पहले आप वादा करें कि अगर मैं यहाँ इस रेल की पटरी के नीचे मर गई, तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? क्या आपके दिल में मेरे लिए जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या आप मुझसे बदगुमान नहीं रहेंगे? वो उसकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करने लगे, जबकि दूर से कहीं पटरी पर रेल की आवाज़ आ रही थी, हाँ कर दूंगा माफ़। बल्कि रोज़ आया करूंगा तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए। इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। न जाने कैसे दर के लबों पर इसकी मुस्कुराहट कैद हो गई। मुकरिएगा नहीं दराम से, ये ना हो कि आपकी दर अपनी कब्र में लेटे आपका इंतज़ार करते रहे और आप मेरी किसी सौतन के पहलू में आराम फरमाते रहें। उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली तो दराम हाँ में सर हिलाता दूर से आने वाली गाड़ी को देखने लगा। और फिर जैसे नज़र दर के चेहरे पर जम गई, शायद वो उसके चेहरे पर दर्द तलाश कर रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यानी कि मौत इतने करीब यानी कि मौत इसके इतने करीब थी, वो फिर भी मुस्कुरा रही थी। ट्रेन मज़ीद करीब आने लगी तो दर्द की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई, लेकिन दराम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसे इसे डर सोने के लिए वो पटरी से उतर गया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट वही थी। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है दराम से। अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो किसी ऐसी जगह पर मारे जहाँ पर आवाज़ कम हो। यहाँ तो मौत से पहले मेरे कान पर जाएंगे, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली। फिक्र मत करो, अगले जन्म में किसी और तरीके से मारूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसी मौत को कबूल करो और मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता। वो भी इसी के अंदाज में चिल्लाते हुए बोला तो उन्होंने अफसोस से गर्दन हिलाई। चलें, तो फिर क्या याद करेंगे? मैं आपकी खुशी में खुश इसी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप हर रोज़ मेरी कब्र पर आकर फातिहा अदा कीजिएगा। और हाँ, याद आया कि मेरी कब्र पर खूबसूरत सुर्ख फूल लगाइएगा। और हाँ, दुखी दिल वाले ना कब्र पर कोई शेर भी लिखवा आइएगा, अच्छा सा, ताकि जो भी मेरी कब्र के करीब से गुजरे इसे पता हो मोहब्बत करने वाली अपने शोहर को अपनी मोहब्बत साबित करते हुए मौत को गले लगा गई। ओ ओवर एक्टिंग इंतहा कर रही थी वो। दराम सिंह के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई, जबकि ट्रेन हर गुजरते लम्हे के साथ पास आती जा रही थी। दराम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके पास है, इससे पहले कि ट्रेन मजीद इसके करीब आती। वो लम्हे में इसका हाथ थाम कर इसे अपनी जानिब खींच चुका था, और इसके साथ ही वो किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह इसकी बाहों में कैद हो गई। सच तो ये था कि ये लम्हात इसे भी सहमा गए थे, लेकिन यकीन था कि वो इसे अपनी आंखों के सामने कभी मरने नहीं देगा। ट्रेन बहुत लंबी थी कि इसे गुजरते गुजरते तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लग गए थे, लेकिन इसी दौरान वो मुसलसल इसके दिल की धड़कनों को सुनते रहे। ये शोर इसे खो देने का नहीं था, बल्कि इसकी मोहब्बत की शिद्दत का था। इसे अपनी बाहों में कैद किया वो दुनिया जहाँ बुलाए इसे खुद में छुपाए हुआ था। नहीं नहीं नहीं, जीना नहीं, जीना नहीं, मुझे मर जाने दो। जालिम ज़माने वालों,
नहीं करता मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत, तो ज़िंदगी जी कर क्या करूँ? इस ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत मुझे गले लगा ले। ए ट्रेन, तू वापस आ, मुझे कुचल कर रेज़ा-रेज़ा कर दे। ज़िंदगी में ना सही, मौत के बाद तो मुझे मोहब्बत मिलेगी। मेरा शोहर रोज़ मेरी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ेगा और अब वो अपने सर पर उल्टा हाथ रखे दुहाइयाँ दे रही थी, जबकि इसके पीछे हटते ही धराम के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई। ट्रेन कहीं दूर जा चुकी थी, जबकि वो अभी तक एक तो इन कंपनियों वालों ने ना तंग किया पड़ा है। जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। ट्रेन कहीं दूर जा चुकी थी, जबकि वो अभी तक शोखियाँ मारने में मसरूफ़ थी। वैसे मानना पड़ेगा, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ना, मुझे बचाने के लिए आ ही गए ना। आप मेरे मुहाफ़िज़ हैं, मुझे इस तरह से मरने थोड़ी देंगे। क्या अब आप मुझसे नाराज़ हैं? साबित हो गई मेरी मोहब्बत? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगे, जबकि दराम ने फ़ौरन नाम में सर हिलाया। ड्रामेबाजियाँ बंद करो जानम से, अभी तक ये साबित नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? हरगिज़ नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें बचाया है, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर पलता हुआ वजूद मेरी मासूम बेटी भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए तुम्हारी मोहब्बत को साबित करने के लिए 9 महीने के बाद यहाँ मैं और मेरी बेटी मिलकर तुम्हें बाय-बाय करेंगे। वो फिर से इसके आगे चलते हुए बोला तो डर के इसके पीछे भागती हुई आई थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे आपको मनाने के लिए कुछ और करना होगा। लेकिन मैं क्या करूँ दराम से? कुछ बताएँ तो सही, मैं क्या करूँ आपको मनाने के लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगे, मुझे नहीं पता, जो करना है करो, लेकिन ऐसा करो फ़िलहाल मेरी जान छोड़ दो। घर जाओ, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा। मुझे यहाँ से बहुत सारा काम करना है। अब मैं डेरे की तरफ जा रहा हूँ। वो ज़रा बेज़ार लहजे में बोला था, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी जान हरगिज़ नहीं छोड़ने वाली। आज मैं आपको मना कर ही दम लूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और मुझे भी डेरा देखना है, पता चले कि डेरे पर क्या होता है। वो इसके साथ आते हुए दोबारा गाड़ी में बैठ के आराम से सर हिलाता गाड़ी का रुख डेरे की तरफ कर चुका था। वो उसके साथ डेरे पर आई थी, जबकि साहिर साईं पहले ही यहाँ मौजूद था। थोड़ी देर में सनान साईं भी वहाँ आ गया था। जहाँ नूर की आमद इन दोनों के लिए खुशगवार थी, वहीं इसके आने का मतलब दोनों ही समझ नहीं पाए थे। नूर बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ डेरे पर ज़्यादातर मर्द हजरात ही होते, तुम बोर हो जाओगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें गाँव घुमाने लेकर जा रहा है, लेकिन यहाँ डेरे पर कुछ भी नहीं है देखने लायक। सनान ने इसे देखते हुए कहा था, नहीं कुछ नहीं सनान अदा, वो मुझसे खफा है। मैं इन्हें मनाने के लिए इनके साथ आई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे क्या करूँ कि वो मान जाए। वो तो बिल्कुल मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे कि सब कुछ अहम है सिवाय मेरे। वो एक नज़र दराम की तरफ देखते हुए बोली, जो अपने ही किसी काम में मसरूफ़ अंसर से बात कर रहा था। हाँ, तो ये गलती तुम्हारी है। साहिर की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। वापस आने के बाद साहिर इससे पहली बार ही बात कर रहा था। जानती हूँ गलती मेरी है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। जानती जान जानती थी कि साहिर इसके और दराम के निजी मसले के बारे में सब कुछ जानता है। बस इसके पीछे पड़े रहो। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, इन्हें नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। इसने मुस्कुराकर इसकी हिम्मत बांधी थी। सनान भी इसके मशवरे पर मुस्कुराते हुए अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जबकि वो इसके पास ही बैठ गई थी। साहिर के साथ इसने कभी भी बेतकल्लुफ़ होकर बात नहीं की थी, लेकिन इतना जानती थी कि वो दराम के लिए बेहद अजीज़ है। अगर इसे दराम का हमराज़ कहा जाए तो भी गलत ना होगा। आपको पता है, साहिर से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि अब कभी भी दराम मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन ना जाने कैसे अल्लाह ने इन्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। मैंने जब इन्हें फ़ोन किया तब उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे ये लगा कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने वो कॉल दराम ने नहीं, मैंने सुनी थी। दराम से तो एक दिन पहले ही लंदन के लिए निकल चुका था। जब तुमने इसे तलाक के लिए कहा था, वो तुम्हारे अंदाज से अंदाज़ा लगा चुका था कि तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो एक दिन पहले ही लंदन की फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान से रवाना हो चुका था, लेकिन इसका फ़ोन पाकिस्तान में ही रह गया था, जो मैंने अपने कमरे में रख लिया। इस रात जब मुझे तुम्हारा फ़ोन आया, मैं खुद भी परेशान हो गया था। धराम से ने वहाँ जाकर अपना नंबर तो ऑन कर लिया था, लेकिन मेरा राब्ता इससे 18 घंटे के बाद हुआ। तुम्हारी कॉल के तकरीबन 18 घंटे के बाद इसे पता चला था कि वो बाप बनने वाला है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें 18 घंटे मज़ीद अज़ियत सहनी पड़ी, लेकिन मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी दराम से रब्ता नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ तफसील बताते हुए माजरत कर रहा था। इसका मतलब था कि दराम पहले ही समझ गया था कि इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो पहले ही जानता था कि इसकी दर बुरी नहीं है। वो जानता था कि इसकी दर से जो भी करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर ऐसा था तो फिर इसका गुस्सा जायज़ है। वो थोड़ी देर के बाद इसके करीब से उठकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जबकि दर कितनी देर वहीं बैठी रही, दराम सिंह को देखती रही, जो मुकम्मल तौर पर इसे नज़रअंदाज कर रहा था। जब एक लड़की भागती हुई आई, बीबी आप कितनी सोनी हो, ये छतरी रखो सर पे, रंगत ख़राब भी ना हो जाए। इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा मुस्कुरा दी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये धूप तो ठंडी है। इसने छतरी बंद करने के लिए इशारा किया था। हाँ बीबी जी, धूप तो ठंडी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इतनी गोरी चिट्टी, इतनी हसीन हो, हम नहीं चाहते कि हमारे सरदार
सरदार सिंह की बीवी की रंगत ख़राब हो जाए, इसने शर्माते हुए कहा। तो तेरे को हंसी आ गई थी। अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा कि मुझ पर प्यार आ रहा है, ये तो दराम सिंह के लिए किया जा रहा है, इसने हंसते हुए कहा। तो लड़की बिना शर्मिंदा हुए हाँ में सर हिलाने लगी। वो नहीं और नहीं तो बीबी जी, सरदार सिंह हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम इनकी बीवी का भी ख्याल न रखें, ये तो ज्यादती है ना। वो ड्रामाई अंदाज में बोली। खैर जो भी है, ये तुम मुझे दो, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझे तुम्हारे सरदार सिंह का ख्याल रखना है। वो छतरी लेकर दराम के पास आ गई थी, जबकि इसके पास आते ही अंसर वहां से उठकर निकल गया था। दराम सिंह, वो लड़की है ना, वो कह रही थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। खैर इसमें कोई शक नहीं है, ये बात आप मुझे बताते ही रहते हैं, इसने शर्माते हुए कहा। तो दराम ने हैरानगी से देखा, लेकिन इसने कहा कि ये धूप रंगत खराब करती है। मैंने सोचा आप तो मुझसे भी ज़्यादा गोरे चिट्टे हो, ये ना हो कि ये धूप आपकी रंगत ख़राब कर दे। जिस तरह से मैं हसीन हूँ, लेकिन मुझे देखने का हक सिर्फ आपको है, इसी तरह आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह अपनी रंगत ख़राब करने का, क्योंकि आपके रंग रंग पर मेरा हक है। वो दुपट्टा दांतों में दबाते बिल्कुल गांव की औरतों की तरह शर्मा रही थी। यकीनन ये प्रैक्टिस वो इस लड़की के पास करके आई थी, जिसके पास वो भी खड़ी थी। हाँ ठीक है, ये छतरी लेकर यहीं खड़ी रहो, मेरे पास, मैं अपना काम करता हूँ। गर्मी तो वाकई बहुत है। वो बिना बुरा मनाए वहीं से पलट गया, जबकि एक बार फिर से वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। वो जानबूझकर कभी इस तरफ जा रही थी तो कभी दूसरी तरफ, ताकि नूर थक कर हिम्मत हार कर वापस जा रहा था कि नूर थक हार कर वापस हवेली चली जाए। और ये भी सच था कि मज़ीद थोड़ी देर के बाद सचमुच में वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। ये सब तो इसे काफ़ी आसान लग रहा था। अगर इसे लगता था कि इस तरह दराम मान जाएगा तो ये सिर्फ इसकी गलतफहमी थी। ये बात तो खुद भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। आज साहिर सईं और सनान सईं की भी अच्छी खासी इंटरटेनमेंट हो रही थी, जबकि ये जानकर दराम सईं की बीवी आज डेरे पर मौजूद है। गाँव के मर्द हजरात इस तरफ आए ही नहीं थे, लेकिन गाँव की काफ़ी सारी औरतें बारी बारी आती रही थी। वो गाँव की औरतों के पास बैठी थी, इनसे बातें करने में मसरूफ थी, जबकि दराम इसे इसे एक तरफ फसल फासले पर फसलों की कटाई का हिसाब कर रहा था। ये औरतें भी इसी सिलसिले में यहीं आई थी। इसने नोट किया था कि के एक एक औरत का हिसाब अलग अलग करके इनके हवाले कर रहा था। वो किसी का हक नहीं मार सकता था। यहाँ के सब लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पर एतबार करते थे। वो किसी को भी कम या ज़्यादा अहमियत नहीं देता था, कोई फ़कीरों जैसी हालत में ही क्यों ना आए, लेकिन सबके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आता था। इनको भेजकर ज़रा फासले पर आए मर्दों से बात करने में मसरूफ़ होकर, जाने वो किस सिलसिले में यहाँ आए थे। इधर इन सबको देखती रही, लेकिन इनमें से कोई भी इस तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो कितनी देर इसे देखती रही, और सब मर्दों में से सबसे ज़्यादा नुमाया था, सबसे अलग। वो काम समझा कर आया तो अचानक इसके पास आते इसके लबों को चूमती पीछे हुई। वो काम समझा कर आया तो अचानक ही वो इसके पास आते हुए इसके लबों को चूमती पीछे हुई। इसकी हरकत पर दराम साईं खुद भी साकित रह गए। इसने आगे पीछे हर तरफ देखा तो पहले तो यही शौक काफ़ी था कि दर ने खुद इसके लबों को छुआ, जबकि ये तो शुक्र था कि साहिर और सनान का ध्यान इसी तरफ नहीं था। वो अपनी ही बातों में मगन थे, और अंसर बाहर इसकी गाड़ी के करीब खड़ा था। बहुत हो गया, अब तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुक सकती, निकलो यहाँ से अभी। अभी अभी अंसर तुम्हें हवेली छोड़कर आएगा। वो गुस्से से घूरते हुए बोला। तो तन मुंह बना लिया था। सॉरी ना दराम से, गलती से हो गया, फौरन कान पकड़ते हुए कहा। लेकिन अब दराम से इसे यहाँ रखने का रिस्क हरगिज नहीं उठा सकता था। अब दोबारा नहीं करूँगी। ये देखिए, मैं चुप करके बैठ गई हूँ। और वापस चारपाई पे बैठते हुए बोली, नहीं मैंने कह दिया ना कि अब तुम एक सेकंड यहाँ नहीं रुक रह सकती, तो मतलब साफ है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो जाओ यहाँ से। वैसे घूरते हुए सख्ती से बोला। नहीं दराम से, मुझे आपको मनाना है, मैं आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। वैसे देखते हुए बेहद मासूमियत से बोली। तुम्हारी बस एक की बात नहीं है लड़की, तुम मुझे नहीं मना सकती, तुम फेल हो चुकी हो, अब तुम हवेली ही जाओ, मैं तुम्हें मजीद कोई मौका नहीं दे सकता। वैसे जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहता था। दराम सिंह प्लीज़ ऐसे तो ना करें, मैं आपको मनाना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे क्या करूँ कि आप मान जाए, इसीलिए तो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही हूँ। आप खुद भी तो नहीं बता रहे कि मैं क्या करूँ। आप माफ़ कर दें प्लीज़, कुछ तो बताएं। आप माफ़ कर दें प्लीज़, कुछ तो बताएं। लाउड स्पीकर में ऐलान करो, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। वो बेहद गुस्से से घूरते हुए बुलंद आवाज़ में बोला, जबकि वो इसकी बात सुनकर सिर्फ हाँ में सर हिला गई थी। जबकि दराम आगे बढ़ गया। वो मजीद इसके साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। वो खुद भी जल्द से जल्द हवेली जाना चाहता था, ताकि इस मुसीबत को वापस हवेली छोड़े। इसने सच में आज इसे बहुत तंग किया था। वो डेरे के दरवाजे से बाहर निकली तो दराम ने इसे बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन इसे पता था वो ज़्यादा दूर हरगिज़ नहीं जाएगी। और अब तो पूरा गाँव इसे जानता था, इसे लेकर इसे कोई टेंशन नहीं थी। अंसर अदा, लाउड स्पीकर कहाँ है? वो डेरे से बाहर निकल कर अंसर से पूछने लगी। भाभी साईं, लाउड स्पीकर तो बड़ी मस्जिद में है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो इसे देखते हुए हैरानगी से कहने लगा, जाना है, मेरा मतलब है लाउड स्पीकर देखना है। क्या आप मुझे वहाँ लेकर जा सकते हैं? वो इसे कहने लगी तो वो हाँ में सर हिलाता आगे आगे चल दिया। गाड़ी की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि बड़ी मस्जिद सिर्फ 2 मिनट के फासले पर थी। भाभी साईं, ये है बड़ी मस्जिद, यहाँ पे अंदर हमने लाउड स्पीकर लगाया हुआ है। दराम से नहीं लगवाया था 2 महीने पहले, हम हर साल बदलते हैं। वो इसे
लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त मस्जिद में ज़्यादा लोग हरगिज़ नहीं थे, बहुत कम इक्का दुक्का ही कोई था। मैं इसमें बोल सकती हूँ, इसने देखते हुए कहा तो अंसर की क्या मजाल कि वो सरदार सईं की बीवी को मना करे। इसने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया, लेकिन ये जानने का तजस्सुस ज़रूर था कि आखिर वो लाउड स्पीकर में क्या बोलना चाहती है। ऐसी भी क्या बात है जो लाउड स्पीकर में बोलने के लिए आई थी। दराम सईं आवाज़ पूरे गाँव में गूंज कर आई थी। स्पीकर ठीक से काम कर रहा था, इसे यकीन हो गया। काफ़ी ऊंची आवाज़ लगती है इसकी। इसने मुस्कुराकर अंसर को देखा, जबकि वो भी मुस्कुराती है। जबकि मस्जिद डेरे से तकरीबन 2 मिनट दूर थी, तो कैसे मुमकिन था आवाज़ वहाँ ना जाती। वो तेज़ी से भागा था मस्जिद की जानिब, जबकि जबकि साहिर साईं और सनान साईं का हँस-हँस कर बुरा हाल था। मुझे यकीन था कि ये लड़की ज़रूर कोई ना कोई कारनामे करेगी। बेचारा दराम, अल्लाह करे तो पहले-पहले बच जाए, इससे पहले कि पूरे गाँव में इसकी इज़्ज़त का जनाज़ा निकल जाए। वो हँस-हँस कर लोट-पोट हो रहा था, जबकि सनान की हालत भी इससे अलग ना थी। मैं कहता मैं कहता हूँ कि दराम से पहले ना पहुँच पाए, मज़ा तो तब आएगा। सनान ने इसकी बात की नफ़ी करते हुए कहा तो साहिर एक दफ़ा फिर से कहकर लगा उठा था, दराम से मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर देखिएगा दोबारा जो कभी आपका दिल दुखाऊँ, सिर्फ़ एक बार मुझे माफ़ कर दें। मुझे एक मुझे सिर्फ़ एक मौका चाहिए, एक बार अपनी दर को माफ़ कर देना, इसके बाद मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊँगी। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दें। लाउड स्पीकर में इसकी आवाज़ गूंज रही थी। मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आपका दिल भी बहुत बड़ा है। मुझे पता है आप दिल से मुझे माफ़ कर चुके हैं, वरना आप मुझे कभी भी मनाने का मौका नहीं देते। मुझसे गलती हो गई, एक बार मुझे माफ़ कर दें। नादान, बेवकूफ़, पागल समझकर वो बोले जा रहे थे, जब अचानक किसी ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। क्या फ़ज़ूल बोले जा रही हो? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? पूरा गाँव सुन रहा है तुम्हारी बकवास। इससे टकराते हुए वो पूरी तरह से इसकी बाजुओं में कैद इसके साथ जकड़ कर खड़ी थी, जबकि वो इसे अपने सामने करता इसे सवाल कर रहा था। मैं फ़िज़ूल नहीं बोल रही, आपने ही तो बोला है कि लाउड स्पीकर में जाकर ऐलान करो, फिर माफ़ कर दूँगा। तो मैं लाउड स्पीकर में ऐलान कर ही रही हूँ ताकि आप मुझे माफ़ कर दें। और फिर मैं और आप पहले ही की तरह हैप्पी-हैप्पी। वो स्पीकर से काफ़ी ज़्यादा फ़ासले पर आ चुकी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसका गुस्सा क्यों हो रहा है। बेवकूफ़ लड़की, मैंने गुस्से में कहा था, ये नहीं कहा कि लाउड स्पीकर के सामने खड़े होकर कुछ भी बकवास कर दो। मैं तो वक़्ती जान छुड़वाने के लिए फ़िज़ूल में बोल गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पागलों की तरह आकर शुरू हो जाओगी। इज़्ज़त का जनाज़ा निकाल दिया पूरे गाँव में। तुम्हें तुम्हें यहाँ लाया कौन है ये बताओ? इसकी तो मैं वो इसे घूरते हुए सवाल करने लगा, जब तन्ने इसे घूर कर पीछे नज़र की और इशारा अंसर की जानिब किया था। साईं, भाभी साईं खुद ही मुझे यहाँ लाने के लिए कह रही थी। इन्हें लाउड स्पीकर देखने का शौक था, तो मुझे कौन-सा पता था कि वो ये सब कुछ बोलने वाली हैं। इनका हुक्म था, मैं इन्हें लेकर आ गया। मेरी क्या औकात जो इनके हुक्म को मानने से इनकार करता। वो सर झुकाए हुए अपनी सफाई पेश करने लगा था। ठीक है, जाओ यहाँ से। अगर कोई पूछे तो सँभाल लेना और तुम चलो मेरे साथ। बहुत हो गया, दिमाग ख़राब कर दिया है, एक दिन में पागल कर दिया है तुमने। वो उसका हाथ थाम कर इसे मस्जिद से बाहर निकालते हुए बोला, जबकि अंसर वहाँ से हाँ में सर हिला गया। नहीं, 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 मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। पहले आप कहें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है, वरना मैं नहीं जाना कहीं भी। सुना आपने? बस बहुत हो गया आपकी नाराज़गी, अब मुझे माफ़ करें, वरना मैं भी नाराज़ हो जाऊँगी। वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाते हैं कि भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन दराम की गिरफ्त सख्त थी। क्या करोगी? माफ़ी लेकर क्यों माफ़ क्यों माफ़ी चाहती हो तुम? कौन-सा मेरे माफ़ करने से कुछ हो जाएगा? जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दो। क्यों ये सब करके यूँ अपनी जान को हल्कान कर रही हो, जबकि तुम खुद जानती हो कि तुम से इतना नाराज़ हूँ ही नहीं कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़े। क्यों मेरे साथ सुबह से इस धूप में गाँव के कोने-कोने में खजल खजल हो रही हो? क्यों इतना सब कुछ कर रही हो, जबकि कुछ गलत है ही नहीं? हम दोनों में सब कुछ तो नॉर्मल है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे जज़्बात तुमसे छुपे हुए नहीं है, तो क्यों कर रही हो ये सब? वो जैसे फटफड़ा था, आँखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, माथे पर शिकनों का जाल था। वो इस वक़्त कितने गुस्से में था, वो अंदाज़ा लगा सकती थी। इसका सुर्ख़ चेहरा इस बात का गवाह था कि इसकी ये हरकत इसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्योंकि मैं आपको मिस कर रही हूँ आराम से। पुनः आँखें इसके चेहरे पर जमाए बोली थी। ये बात सुनकर इसके माथे की शिकनों में इज़ाफ़ा होता। दूसरे सियारे पर जाकर बस बस गया हूँ मैं, जो तुम मुझे मिस कर रही हो। वो बेहद सख्ती से घूरते हुए लफ्ज़ों को चबा कर बोला था। मुझे बेड पर आपकी बाहों में सोना है। वो नज़रें झुकाए बोली, तो क्या मैं तुम्हें ज़मीन पर सुलाता हूँ? इसकी बात सुनकर इसे मज़ीद गुस्सा आने लगा था। उफ़! जराम से अब समझ रहे हैं मुझे आपके पास रहना है। वो उसके 2 कदम करीब होते हुए बोली, वहाँ तो मैं क वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई अमेरिका में नहीं रहता, तुम्हारे पास ही रहता हूँ, साथ-साथ तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पर। इस बार वो बहुत सख्ती से बोला था, आवाज़ कम थी, लेकिन लहजे में बहुत ज़्यादा गुस्सा था।
पास होते हैं लेकिन हर वक्त नाराज़ होते हैं। पास होकर भी आप मेरे पास नहीं होते। मैं आपके सीने पर सर रखकर आपकी बाहों में सोना चाहती हूँ। आपके होंठों के लम्स को मिस करती हूँ। आपकी गर्म सांसें हर रोज़ मुझे मेरी गर्दन पर महसूस होकर बेदार करती थी। मैं इन सांसों को मिस करती हूँ। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जबकि इसकी बेबाक बातों पर वह हैरानगी से इसे देख रहा था। सुबह से वो इसे जितने झटके दे चुकी थी, ये झटका सबसे बड़ा था। आपके लिए सारी बातें कोई अहमियत नहीं रखती होंगी, लेकिन मुझे आदत है आपका मोहब्बत से छूना, मेरे पास आना, मुझे अपनी बाहों में रखना, मुझे खुद से दूर ना जाने देना। हाँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे बगैर नहीं रह सकते, हम दोनों में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा पहले था। आराम से मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी बाहों की, आपकी सांसों की, आपके लम्स की। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। वो अपनी बात मुकम्मल करके हाथों में चेहरा छुपाए पुट पुट कर रोने लगी, जबकि आराम से कितनी देर इसे देखता रहा, लेकिन फिर इसके इस तरह से रोने पर इसके चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो लम्हे में इसके नाजुक से कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब खींच चुका था। तो ऐसे कहो ना कि तुम्हें सब कुछ ठीक नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा बिगड़ा हुआ शोर चाहिए। इसकी गर्दन से चादर हटाकर बजा-बजा अपने होंठों का बेलगाम लम्स इसकी गर्दन पर छोड़ा जा रहा था। इसे अपनी बाहों में कैद किया, वो मुकम्मल मदहोश से बोल रहा था, जबकि इसके यूं पास आ जाने पर दर घबरा कर पीछे हटने लगी। लेकिन अब शायद राह फरार बंद हो चुकी थी, इसने खुद बंद कर दी थी अपने हाथों से। सही हम गाँव के चौराहे पर खड़े हैं, इसे इसने इस जगह का एहसास दिलाना चाहा। बेशक इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वो गांव के बीचों बीच थे। बोल मत करो यार, इतना वक्त बर्बाद करने के बजाय ये बात बोल देते तो घर से ही नहीं निकलता। इसके निचले लब को 2 उंगलियों में कैद करके वो लबों से छूते हुए पीछे हटा था, इसके अंदाज पर नजरें झुकाए, जबकि दराम साईं अपनी जेब से मोबाइल निकालते पता नहीं किसको फ़ोन करने में मसरूफ हो गया था। हाँ साहिल साईं, मेरी बात सुनो, थोड़ी देर पहले मेरी बीवी ने जो कारनामा किया है, वो तुमने भी सुना होगा। यकीनन तो आज रात हम घर वापस नहीं आ रहे। तुम सब कुछ संभाल लेना, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। बाकी कल तक ये बात अब जानी चाहिए। वैसे समझाते हुए बोला तो दूसरी तरफ से साहिर शाह का बेबाक कहकर बुलंद हुआ था। अच्छा मतलब तुम दोनों डेट पर जा रहे हो। तूने फ़िक्र तो बेफ़िक्र होकर जाओ, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। जब तक अपने सत्यानाश का बंदोबस्त नहीं होता, तब तक सब कुछ सँभाल ही लूँगा। वो फ़ोन बंद करते हुए बोला, लेकिन धरामसा से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसने सच में सब कुछ सँभाल लिया था। इसने बस ये कह दिया था कि धरामसा किसी बात को लेकर दर से नाराज़ हो गया था, जिसमें दर ने जज़्बाती होकर मस्जिद में जाकर ऐलान कर दिया। हवेली डेरे से काफ़ी ज़्यादा फासले पर थी, इसीलिए इसने क्या-क्या कहा, ये तो इनको नहीं पता था, लेकिन ज़बानी लोगों से सुन चुके थे कि दर ने मस्जिद में धरामसा से किसी चीज़ को लेकर माफ़ी मांगी थी, और अब इसके जज़्बातीपन पर सब लोग ही हँस-हँस कर पागल हो रहे थे। इसने बस इतना ही कहा था कि दर को अपने साथ कहीं घुमाने के लिए लेकर गया है और जल्दी वापस आ जाएगा। शायद रात तक ही वो वापस आ जाए। अगर नहीं हुई तो अभी क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोई मसला नहीं होगा। और फिर इतना कहकर वो चला गया। इस वक्त सबका ध्यान सना पर था, जो कि आज रात की फ़्लाइट से पेरिस जाने वाली थी, तो किसी ने भी ज़्यादा इन लोगों पर गौर नहीं किया था। फ़िलहाल सबकी तवज्जो कमर के सरमत और सारा की ज़ात थी, और वैसे भी सब लोग इस बात को लेकर बेफिक्र थे कि दर जहाँ भी है तराम के साथ है, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। सना को छोड़ने के लिए हारून साहब ने कुछ जाने का इरादा किया था। पेरिस तो इनके जाने वाले भी जा रहे थे। वो इनके साथ सना को भेज सकते थे, लेकिन अपनी बेटी के मामले में वो किसी दूसरे पर यकीन नहीं कर सकते थे। इसलिए वो उसे वहाँ तक छोड़ने का फ़ैसला खुद कर चुके थे, जिस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया था। सारी तैयारी होने के बाद साहिर शाह खुद ही इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ कर आया था, और वापस आने लगा तो सख्त किस्म की बारिश शुरू हो गई थी। यूँ अचानक बेमौसम बारिश का पर काफ़ी मज़ा हुआ था। इसे बारिश कभी भी पसंद नहीं थी, जबकि इसे बारिश से चिढ़ थी, और इससे ज़्यादा चिढ़ थी बारिश के बाद होने वाली गंदगी से। इसे बारिश पसंद थी और इसे बारिश पसंद नहीं थी, और ना ही बारिश में भीगना पसंद था। लेकिन इसकी मासूम लोमड़ी की सोच इससे अलग थी। जाविश तो दीवानी थी बारिश की, खुद जानता था कि, और इसकी ऐसी आदत से तो इसे बहुत गुस्सा आता था। वो पागलों की तरह बारिश में नाचती गाती, बच्चों जैसी हरकतें करती, और इसके सामने कहती कि इसे गाना गाना नहीं आता, इसे डांस करना नहीं आता, जैसे इसने तो इसे बारिश में कभी ठुमके लगाते ठुमके लगाते देखा ही नहीं था। इसने 2-3 बार इत्तेफाक से ही लेकिन जाविश को बारिश में नाचते गाते देखा था। इसकी ये बात इसे बचपन से ही सख्त नापसंद थी, जिसका इज़हार वो सरेआम करता था। लेकिन सबने यही कहा कि बच्ची है, बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी, लड़कियां तो वैसे भी बारिश की दीवानी होती हैं। लेकिन नहीं, लड़कियां हो मैं भी लड़कियों में शामिल हूँ, लेकिन मैं बारिश की दीवानी नहीं हूँ। बट ये होता है, मुझे सर्दियों की बारिश बहुत पसंद है, जैसे दिसंबर और जनवरी। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सीज़न है। गर्मियाँ मुझे नहीं पसंद, सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है, दिसंबर और जनवरी। और इसमें जब बारिश होती है, वो धुंध वाला मतलब लेट नाइट बाहर निकलना मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी अपनी 1 साल हुआ है
1 साल हुआ है मेरी डिग्री को कंप्लीट हुए। तो लाइक मैं मतलब खूब एंजॉय किया हमने। ये नवंबर में मेरा पूरा 1 साल हो गया था डिग्री को एंड हुए हुए। तो लाइक बहुत एंजॉय किया और उस वक्त बारिश होती थी, दिसंबर था, जनवरी, हम लोग यूनिवर्सिटी जाते थे, हल्की हल्की बारिश और वो बहुत खूबसूरत मौसम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इससे जलन महसूस होती थी हर इस चीज़ से जो जाविश की नज़र में से ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो जानता था इस वक्त भी वो बारिश में ही पागलों की तरह नाच रही होगी, इसीलिए तो वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। इसका बस चलता तो वो बारिश का एक कतरा भी इसके वजूद पर ना गिरने देता। क्या हुआ आराम से, गाड़ी क्यों नहीं चल रही, गाड़ी ख़राब हो गई है। वो तो कब से बाहर बारिश में गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, इसे बाहर निकलने से साफ मना कर चुका था। इसे हरगिज़ नहीं लगा था कि इसकी गाड़ी इसे बीच रास्ते में इस तरह धोखा दे देगी, लेकिन ऐसा ही हुआ था। इसकी ज़िंदगी का ये पहला इत्तेफाक था कि दराम शाह की फेवरेट गाड़ी ने इसे धोखा दिया था, और इसे अफसोस भी था क्योंकि ये गाड़ी इसे 3 साल से बहुत अजीज थी। सबके इतने बार कहने के बावजूद भी इसने गाड़ी नहीं बदली थी, और आज डर के साथ ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र कर रहा था कि इसकी गाड़ी ने इसका साथ छोड़ दिया, ख़राब हो गई है या पता नहीं क्या मौत पड़ गई है इसे, लेकिन चल नहीं रही और एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश में नाकाम हो जा रहा था। तो आप साहिर रदा साईं को फ़ोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा ले ताकि हम घर वापस जा सके। रात के 11 बज रहे हैं और हम इस जंगल में न जाने क्या करें। वो इसे देखते हुए कहने लगी, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे, वो डिनर करके लौटे थे। इसका इरादा इसे डिनर पर लेकर जाने का नहीं बल्कि तन्हाई की जगह पर लेकर जाने का था के दर को भूख लग गई थी, और अब इतनी देर गुजर जाने के बाद इसका इरादा इसे वापस लेकर जाने का था, लेकिन गाड़ी ही ख़राब थी। जानम सही, अगर यहाँ पर मोबाइल सर्विस होती तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी के लिए कोई मैकेनिक बुलाता, क्योंकि मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने पिछले 3 साल से किसी और गाड़ी में सफ़र नहीं किया। और जहाँ तक बात है घर जाने की, तो घर जाकर भी हमने अपने लम्हात की खूबसूरत बनाने हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा होटल है, वहाँ चलते हैं, सुबह तक कोई मैकेनिक इसे ठीक कर देगा। इसने कुछ सोचते हुए कहा तो दोनों फ़ौरन हाँ में सर हिलाए। सिद्धराम के साथ वक्त गुजारने में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन चलकर इस बारिश में कहीं जाना इसने सोच कर झुरझुरी ली थी। क्यों नहीं, तुम तुम्हारे कदमों को तकलीफ क्यों नहीं, क्या तुम्हारे कदमों को तकलीफ़ है जानम सही? मुझे खुद भी एतराज़ है यूँ बारिश में तुम्हें ज़मीन पर चलने देने पर। जानता हूँ तुम्हें बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन आज भीग लो मेरे साथ। अपनी अजरक को पूरी तरह इस पर फैलाए हुए आहिस्ते से इसका नाजुक वजूद अपने बाहों में भरकर इसे गाड़ी से निकालते हुए हाथ में पकड़े रिमोट से कार लॉक कर चुका था। वो लम्हे में पूरी तरह भीग कर इसके सीने में छुप गई थी। दराम सही, हम यहीं गाड़ी में रह लेते हैं, इसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए वो बेहद कम आवाज़ में बोली। तो दराम सही के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट छा गई। आज की रात हो, मैं एक-एक लम्हे के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, और तुम्हें लगता है कि आज की रात मैं गाड़ी में बर्बाद करूँगा। आज तुमने खुद मुझे पुकारा है, इज़हार किया है कि तुम्हें तुम्हें भी मेरी गुर्बत अज़ीज़ है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी जज़्बात शिद्दत से महकाने की बजाय इस गाड़ी में अपना वक़्त ज़ाया करूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कदम दर कदम उठाता इसे खुद में कैद किए न जाने कहाँ लेकर जा रहा था, जबकि वो उसकी बातें की गहराई को समझ के इसके सीने में छुप गई। सफ़र था, हमसफ़र था और इश्क था। दास्तान मुकम्मल थी, क़ल्बे अशकम, दर्द दराम दस्ते दारिम। इसने अपने कमरे में कदम रखा तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई थी। इसे लगा शायद वो इसका इंतज़ार करे होगी, लेकिन इसे बेड पर ना पाकर इसके मैथों पर शिकनें नुमायां हुई थी। क्या वो बारिश में थी? इस सोचने ही इसे गुस्सा आने लगा था। वो तेज़ी से बालकनी की तरफ बढ़ा था। इसने अभी बाहर कदम ही रखा था कि दूर से गाने की आवाज़ सुनाई थी, सबसे होके बेखबर। मैं नाचूं आज छम 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 छम, एकदम परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप डांस करती अपनी ही मस्ती में मगन थी, जब अचानक ही घूमकर इसने डगमगा ठुमका लगाना चाहा कि अचानक सामने खड़े आदमी से बुरी तरह से टकराई। इससे पहले कि वो नीचे ज़मीन पर गिरती, इसे कमर से दबोच कर अपने बेहद करीब कर चुका था। धड़कनों का शोर एक साथ उठा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे साहिर शाह का दिल इसके सीने में धड़कने लगा हो। कब से चलती ज़बान जैसे तालू से जा चिपकी थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तुम्हें तो गाना आता ही नहीं था, यहाँ पर डुमकी लगाए जा रही हो। मेरे सामने डांस करते हुए तुम्हारे पेट में मरोड़े उठ रहे थे, वो शक निगाहों से घूरते हुए कह रहा था, जबकि दाविश की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता मुझे बारिश में भीगना और भीगे हुए लोग कितने नापसंद है? इसके भीगे हुए वजूद को ही पूरे इस्तकाक से देखते हुए इसने सवाल करने लगा, जबकि दाविश इसकी नज़रों से घबराकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन सामने खड़ा शख्स इसे आज भागने नहीं देगा, ये तो वो समझ गई थी। वो इसे लेकर एक छोटे से होटल में आया था। होटल बहुत छोटा सा था, इसके कमरे भी छोटे ही थे, जैसे वो
जैसे ये सिर्फ मुसाफिरों के लिए बनाया गया था। यहाँ आकर इसने सबसे पहले एक मैकेनिक से रब्ता किया जिसने वादा किया था कि वो रात ही में ही इसकी गाड़ी को सेट कर देगा। जिसके बाद राम साई ने बेफिक्र होकर होटल के अंदर एक कमरा बुक करवाया था जिसमें वो भी जा रहे थे। राम साई ये तो बहुत छोटा सा कमरा है लेकिन कितना साफ सुथरा और खूबसूरती से सजाया हुआ है। इसे कमरा बहुत पसंद आया था। कमरे की वाहिद खिड़की खोलकर इसने पानी की बूंदों को अपने हाथ से महसूस किया। जब राम साई मुस्कुराते हुए इसके पीछे आकर रुके, पीछे खड़ा इसे अपने पीछे खड़ा देखकर इसे शरारत सूझी थी और अपने हाथ में पानी की बूंद को इसने अचानक इसके मुंह पर दे मारा था। राम साई ने इसे घूर कर देखा लेकिन वो कहका लगाकर हंसी और खिल और खिलखिलाते हुए पीछे हुई। लेकिन इससे पहले कि वो इस तक इसकी पहुंच से दूर जाती, राम ने अचानक इसकी नाजुक पतली कमर को अपने बाजू में कैद करके अपनी तरफ खींचा था और वो इसकी पहुंच से दूर जाने की कोशिश में इसकी बाहों में फटफड़ा कर रह गई थी। जबकि वो बिना वक्त बर्बाद करता इसकी गर्दन पर झुके जा बजा अपने लंबा कदम छोड़े जा रहा था। इसकी जिसारतें शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वो पूरी तरह से इसके बाजू में कैद थी। वो दीवानों की तरह इसकी गर्दन चूम रहा था जैसे दुनिया जहान का होश गवा बैठा हो। पता था तो सिर्फ इतना कि इसकी पनाहों में वो है जिसके लिए वो जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। माई को 3 दिन से वो इसी तरह कमरे में छोड़ आया था और इसे ये परवाह न थी कि वो जिंदा था या मर चुका था। इसे जंगली जानवर खाएं या वहीं सिसक सिसक कर मर जाए, इसे कोई परवाह तो ना थी। जिसकी परवाह इसे थी वो तो इसकी बाहों में लम्हा लम्हा पिघल रही थी, इसकी धड़कनों में समा रही थी। इसकी चादर जो वो इस पर फैलाकर इसे वहां से यहाँ होटल तक लाया था अब तक इसके कंधों पर थी, जिससे वो एक झटके से उतार कर दूर फेंक चुका था। और इसके साथ ही वो बड़ा सा दुपट्टा जिसमें वो खुद को छुपा कर गाँव में घूम रही थी वो भी उतार कर दूर फेंका था। वो इसकी कुर्बत चाहती थी, वो इसका लम्स महसूस करना चाहती थी, इसकी मोहब्बत चाहती थी। एहसास ये कितना खूबसूरत था कि वो इससे मोहब्बत करती है, वो उसके लिए ख़ास है। पिछले दिनों से पिछले दिनों इसने जिस तरह इसका दिल दुखाया था, आज ज़ख्म इसी तरह हर ज़ख्म पर मरहम रखा था। और आज दौरान से हर बात भूलकर इसे अपने सीने से लगा चुका था, इसे अपनी बाहों में छुपा चुका था। आज वो इसके पूर पूर को अपने मोहब्बत के बारिश से सैराब कर देना चाहता था। आज वो इसे छुपा लेना चाहता था ज़िंदगी के सर्दों गर्म से। आज वो इसे अपने दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए छुपा लेना चाहता था, जहाँ कोई इसे देख ना पाए, कोई इसे तकलीफ ना पहुंचा पाए, कोई जहाँ कोई इसके दर्द को इसे दूर ना कर सके। इस बात में कोई शक नहीं था कि आराम से को अपने जोर बाजू पर पूरा यकीन था कि खुदा के अलावा दुनिया की और कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसे दराम से इसे लग कर पाती। और आज वो इसकी थी। सारी मुश्किलात, सारी आजमाइश के बाद वो इसकी पनाहों में थी। इसके नाजुक से वजूद को अपने बाहों में भरते हुए आहिस्ता से उठकर इसे बेड की जानिब लेकर आया था। इसके नाजुक सरापे को बेड पर लेटाता हुआ वो उस पर झुका तो धरने से उसे दूर रखते हुए निगाहें दूसरी जानिब मोड़ ली, मरकूज कर ली। और जहाँ इसकी जिसार तो किताब ला सकती थी, दिन में इसे मनाने के लिए वो खुद जो हो सका वो कर गई थी। लेकिन अब इसे खौफ आ रहा था। यकीनन वो दिन में की गई हरकतों को काफ़ी इंजॉय कर रहा था और अब रात में भी इसे ऐसे ही उम्मीद रखता था। लेकिन वो मगरिब के मुल्क में पली बड़ी लड़की अंदर से पूरी मशरकी थी, जो दिन में अपने शोर को मनाने के लिए न जाने क्या क्या कर गई। लेकिन अब इसे टूट कर शर्म आ रही थी। अगर तुम आज आज रात ये कहा कि लाइट ऑफ कर दो तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ ताकि पता कर सकूं कि दिन वाली लड़की और ये रात वाली लड़की एक ही है या नहीं, या वो कोई और लड़की है और वो और थी जो मुझे मनाने के लिए मेरे भाइयों के सामने मेरे होंठों को चूम गई। मैं तो इस वक्त से सोच सोच कर परेशान हो रहा था, तो ज़रा मेरी कन्फ्यूजन को दूर करो। इसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बेबाक अंदाज में कहता है, इसके लबों को अपनी लबों में कैद कर चुका था। महक तो वो महक तो वही है, कशिश भी वही महसूस होती है। लेकिन वो शर्माई नहीं थी। इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करता हुआ दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। तो दर ने शर्मा कर अपना चेहरा फ़ौरन इसके वसी सीने में छुपा छुपा लिया, जहाँ इसे जैसे हर मसले का हल मिल गया हो। दराम शाह का कहका कमरे में बुलंद हुआ था तो वैसे खुद में भीगता चला गया। बाहर बारिश अपने ज़ोरों शोर बरसा रही थी, जबकि अंदर दराम शाह की मोहब्बत में वो भीगती चली गई थी। साहिर साहिर चाहिए वो मैं तो बस ऐसे ही बारिश में भीग कर एंजॉय कर रही थी। मुझे पता है कि आपको किसी का भी बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन आप नोट तो करें, मेरा मतलब है कि आपको महसूस तो करें कि कितनी खूबसूरत है ये बरसते हुए, कितनी खूबसूरत लगती है। आपने कभी इसे महसूस ही नहीं किया, तभी तो ये आपको पसंद नहीं है। वो अपनी खिलखिलाहट छुपाने के लिए इसे बातों में लगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि वो सामने खड़ा इसे सख्त निगाहों से घूरे जा रहा था, जैसे आंखों से ही सालिम निकल जाएगा। एक लफ्ज़ भी नहीं। तुम्हें पता है मुझे किसी का नहीं बल्कि तुम्हारा बारिश में भीगना पसंद नहीं है। मुझे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या करता है, कोई क्यों करता है, कैसे करता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब है। मेरे सामने मेहंदी वाली रात क्या वादा किया था तुमने कि तुम मेरे लिए गाना गाओगी और ये करोगी डांस, लेकिन तुमने नहीं किया।
और अब यहाँ बारिश में पागलों की तरह नाच रही हो। तुम्हें मैं मासूम समझता था, मुझे लगा था नादान हो, किसी चीज़ की समझ नहीं है, तुम अनजान हो मेरे जज्बात से, इसलिए तुमने वो मन्नत वाला ड्रामा किया। लेकिन नहीं, यहाँ तो संन्यास संन्यास करके तुमने मेरे जज्बात का सत्यानाश कर दिया। यहाँ बारिश में तुम जो कर रही हो, ये गाने गा रही हो, डांस कर रही हो, किसके लिए? इस बादल के लिए, इस बारिश के लिए, किसी के लिए नाच रही हो? इन दीवानों के लिए, इन दीवारों के लिए। ये बादल तारीफ करेंगे तुम्हारी, ये बारिश शाबाशियाँ देंगी तुम्हें, गानों की ये दीवारें उठकर तालियां बजाएंगी। चुप क्यों हो तुम? बोलो। मुझे मेरे सामने गाना गाते हुए तुम्हें शर्म आती है? मेरे सामने डांस करते हुए स्टेप भी भूल जाता है, और यहाँ डुमके लगा रही हो। जहर लगती है मुझे तुम्हारी हरकतें, जहर से भी ज़्यादा कड़वी। ये आंखें बंद क्यों की हैं तुमने? खोलो आंखें। आंखों को वो चिल्लाया था, और वो इस पर इतना गुस्सा हो क्यों रहा था? जाविश ये भी नहीं समझ पाई थी अब वो क्या जाने कि इसकी हरकतें जहर क्यों हैं। तो बस आंखें बंद किए, काजल तो जलाल आंखें बंद किए, जल तो जलाल तो का विद कर रही थी। आंखें खोलो, किसकी इजाज़त से तुमने आंखें बंद किया? तुमने भी बारिश में तो बड़े मज़े से आंखें खोले एंजॉय करी थी, मेरे सामने आते ही आंखें बंद कर ली तुमने। वो एक झटके से अपने करीब खींचकर हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। इसके चिल्लाने पर वो जो आंखें बंद करके इसकी डांट सुन रही थी, बुखलाकर पूरी आंखें खोले इसे देख रही थी, और हाँ में सर हिलाने लगी। आई वॉन्ट यू टू नाइट एंड एवरी नाइट। बहुत हो गया आज तक, बहुत हो गया आज तक। साहिर शाह किसी के लिए इतना नहीं तरसा है, लेकिन मुझे तुम्हारे पास आने के लिए तरसाया जा रहा है। आज रात मुझे किसी चीज़ की तलब इतनी शिद्दत से नहीं जागी जितनी तुम्हारी जागी है। तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो कि समझ नहीं सकती कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए किस तरह के जज्बात रखता है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें ये सारी हरकतें करते देखकर मेरी क्या हालत होती है? दिल धड़कना भूल जाता है, सांसें बेतरतीब हो जाती हैं। दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि तुम्हें अपने बाहों में भरकर अपने तमाम तर जज्बात तुम पर लुटा दूँ। फिर भी तुम्हारी इस फजूल सी मन्नत की वजह से मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम कर रहा हूँ, और तुम यहाँ बारिश में पागलों की तरह नाच नाच कर मेरे रकीबों पर मेरा हक लुटा रही हो। वो चिल्लाते हुए बोला था, जबकि जावेद जो पहले इसकी बातों को समझने की कोशिश करी थी, अब रकीब वाली बात पर चेहरे पर हाथ रखकर सोच में पड़ गई। साहिर चाहिए आपका रकीब कौन है? इसने बहुत हिम्मत करते सवाल किया। बेचारी तजस्सुस के हाथों मजबूर थी। बेवकूफ़ लड़की, ये दीवारें, ये बादल, ये बारिश, वो हर वो चीज़ जो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे करीब है, जो तुम्हें देख रही है, तुम्हें महसूस कर रही है। वो इसे समझाते हुए बोला। तो जाविश को कोई दीवाना ही लगा था, लेकिन बहुत हो गया। अब मुझसे और ज़्यादा तुम्हारे करीब अब मुझसे ज़्यादा तुम्हारे करीब और कोई नहीं हो सकता। मैं जान, तुम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा हक है, और आज मैं साबित कर दूंगा कि तुम पर मेरा हक है। तुम इतनी खूबसूरत किसी को नहीं देख सकती। तुम अपनी खूबसूरती किसी को नहीं दिखा सकती, कोई भी नहीं, किसी भी जहाँ चीज़ को भी नहीं। वो अजीब से अंदाज में कहता है, इसे अपनी जानिब खींचता है, इसके नाज़ुक वजूद से अपनी बाहों में भरे कमरे की जानिब लेकर, जबकि इसके बदले बदले अंदाज पर साजिश बुखला गई थी। वो कमरे में बैठा अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ था, जब जर्निश फ्रेश होकर बाहर आई। इसे देखते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसका सुकून थी, या शायद सुकून से भी ज़्यादा, कुछ ज़्यादा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्यारे पैगंबर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को मुस्कुरा कर देखने का हुक्म दिया, इसकी इज़्ज़त करने का हुक्म दिया, इसकी हिफाज़त शौहर पर फ़र्ज़ कर दी कि इस दुनिया में अफ़ज़ल तरीन रिश्तों में से एक रिश्ता मियाँ बीवी का करार दिया गया, इसे एक दूसरे का लिबास करार दिया गया। वो कब से खिड़की से देखते हुए यही सोच रही थी, जबकि सनान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो इसके साथ खुश था, बेहद खुश। दराम कहता था कि जनिश बेटा, तुम ज़्यादा सोचने लगी हो, तुम मुस्कान को ज़्यादा अहमियत दे रही हो, इसलिए तुम्हें मुस्कान के बारे में वहम होता है। क्या दराम अदा सही कह रहे थे? क्या सच में मैं मुस्कान को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हूँ? शायद वो वैसी ना हो जैसी लगी हो। शायद इसने सनान की बातों पर यकीन करके इसे अपनी तरफ अपनी नज़र में ज़्यादा बुरा मान लिया हो। वो सनान की बीवी है, और सनान साई को पसंद नहीं थी, हो सकता है इसीलिए वो इसके बारे में ऐसा कहता है। लेकिन इसने खुद सुना था, वो फ़ोन पर किससे कह रही थी कि साहिर शाह को नहीं छोड़ेगी, साहिर शाह इसका शिकार है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो सिर्फ इसकी गलत फहमी थी? क्योंकि दराम साईं और साहिर साईं को तो इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ये हकीकत थी कि मुस्कान ने अभी किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं किया था, जबकि वो इसे अंदा अंदाज से भी बुरी नहीं लगी थी। हाँ, लेकिन इसके पास मोबाइल मौजूद था जो कि इसे मशकूक बनाता था। वो इसे किसी ने दिया था, वो नहीं जानती थी। लेकिन मुस्कान बहुत नॉर्मल थी। अगर वो कुछ गलत कर रही होती तो क्या वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल और बेखौफ होती? वो अपनी सोचों में गुम थी, जब इसे अपने पेट पे सनान का हाथ महसूस हुआ, और फिर फिर अपने गर्दन पर सांसों का गर्म लम्हा महसूस करके मुस्कुराते हुए आहिस्ता से इसके सीने पर सर रख गई थी, और
और बस फिर अपने जहन से हर बुरी तरह की सोच को झटकते हुए वो अपने महरम की बाहों तक महदूद हो गई थी। वो पहले एयरपोर्ट से वेलकम करने के लिए खड़ा था। वो बेचैनी से सना का इंतजार कर रहा था। इसकी मोहब्बत इसके शहर में कदम रख चुकी थी। इसकी निगाहें दीदार यार को तड़प उठी थी। वो पागलों की तरह कभी दाएं तो कभी बाएं गप बाएं घूम रहा था, जबकि साथ खड़ा आरिफ बहुत इंजॉय कर रहा था इसकी हरकतों को। सब्र करो आरिफ साईं, कैसे बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर मुंह मार रहे हो। थोड़ा सब्र कर लो, वो रास्ता भूले नहीं होंगे। भाभी साईं ने यहीं आना है, कहाँ जाएंगे बेचारी। आरिफ ने लुकमा देने देने पर वो इसे देखने लगा था। वो इससे काफ़ी बड़ा था उम्र में, लेकिन इसके बावजूद भी भाई अदा साईं लाला जैसे अल्फाज इसने तब तक इसके मुंह से नहीं सुने थे। जब तक इसे कोई मतलब ना होता था। तुम अपना मुंह बंद करो, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा और ना ही तुमसे कुछ पूछा है। बच्चे हो, बच्चे बनकर रहो, सर पर चढ़कर नाचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सख्ती से कहते हैं, एक बार फिर से निकाह एयरपोर्ट के दरवाजे की जानिब जमा आ गया था। मैंने तुम्हारे पीछे 1000 लड़कियों को पाकर देखा है, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें भी कुछ इस तरह से देखना नसीब होगा। मेरे भाई, तुम तो गए काम से। इसके कंधे पर हाथ मारता वो 15 साल आरिफ कहीं से भी 15 साल का लड़का नहीं लगता था। वो कभी अपने बाप का दोस्त तो कभी किचन में माँ की बेटी बन जाता था। और अपने भाई के लिए वो क्या था, वो दोनों समझने से कासिर थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। शादी के 1 साल के बाद जहाँ आरिश की पैदाइश ने सारा के दामन को खुशियों से भर दिया था, वहीं आरिश के बाद 10 साल तक इन्हें कोई औलाद ना हुई थी। और फिर जब वो आया, सबकी जान बन गया। लेकिन आरिश ने अपनी माँ के अलावा सना के लिए अपने जज्बात कभी किसी से शेयर नहीं किए थे। और अपनी माँ को भी इसने ये बात कुछ अरसे पहले ही बताई थी। अभी तो रामशा की शादी पर ही तो इसने अपने जज्बात इनके सामने किए थे। और अब वो इसकी हो चुकी थी। इसे लगा था कि इसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर लगन सच्ची हो और मोहब्बत में ताकत हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मर्द की मोहब्बत ज़्यादा अहमियत रखती है अकॉर्डिंग टू मी। अगर वो आपसे मोहब्बत करता है सच्ची, तो वो हर सूरत वो आपको किसी और के लिए नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाय। और अगर मोहब्बत सच्ची हो और मोहब्बत में ताकत हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इसकी मोहब्बत सच्ची थी और सच्चे जज्बात पर तो अल्लाह भी कुन फरमाता है। कैसे मुमकिन था कि इसके पाक जज्बात और सब्र का फल इसको ना मिलता। वो निगाहें दूर दरवाजे पर जमाए हुए इससे बातें कर रहा था। जब वो सामने से आती नजर आई थी, वो एक एक कदम वो जैसे अपने दिल की सरजमीन पर पड़ता महसूस कर रहा था। इसके पैरों में अपने आप तेजी आ गई थी। वो कब कब इसके करीब पहुंचा इसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था। सना खुद भी इसे अचानक क्यों अपने सामने देखकर घबरा गई, लेकिन वो इसकी घबराहट का नोटिस लिए बिना इसके नाजुक सरापे को अपने बाहों में कैद कर चुका था। सना के धड़कन मदम हुई थी, लेकिन आरिश शाह का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। अपनी मोहब्बत को अपने बाहों में लिए वो दुनिया जहान बुलाया था। वेलकम टू पेरिस इश्क साईं, आई मिस यू सो मच। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके कान में गुनगुना रहा था, जबकि सना इसकी बेबाकी पर बुरी तरह से कांप रही थी। ओ ओ वाह मेरे बेवकूफ़ भाई, क्या पागल हो गए हो। पीछे मामू साईं आ रहे हैं, छोड़ो भाभी को, छोड़ो। अल्लाह का वास्ता है, क्यों मारना चाहते हो, क्यों पहली मुलाकात में इसकी जान लेना चाहते हो। आरिफ ने पूरी हिम्मत लगाते हुए इसे सिला करने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे जम ही गया था इसके साथ। साहिर साहब प्लीज़ मेरी बात तो सुने। एक बार वो इसे अपनी बाहों में उठाते हुए अंदर लेकर आया था और वो बहुत ज़्यादा घबराई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है। अभी तो इसके ऑपरेशन को 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ था जब इस पर दोबारा जानलेवा हमला हुआ था। डॉक्टर ने इसे भी अभी तक हदायत बताई हुई थी। वो इसके जज्बात को भड़काकर खुद इसके लिए तकलीफ का सामान बन चुकी थी, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि वो यूँ अचानक आ जाएगा। तो साहिर साहिब बात वो इसे अपनी बाहों में उठाए बेड तक लेकर आया। जब जाविश ने कुछ कहने के लिए लब्बा किए, साईं की आंखों में अजीब सा नशा था। इसे पार लेने का जुनून। दीवानगी थी वो सहम कर निगाहें झुका के। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे पसलियों की मजबूत दीवार तोड़कर वो बाहर निकल आएगा। इसे इस वक्त साहिर शाह से खौफ महसूस हो रहा था। वो सिर्फ आज अपने ही कर लेने के जुनून में था। इसे यकीन था चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो आज इसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था, आज वो अपने करेगा। बोलो साईं के जिक्र का टुकड़ा, मेरी मासूम लोमड़ी, जो बोलना है बोलो। 2 मिनट दो तुम्हारे बोल दो, तुम्हारे पास 5 मिनट है अपनी सारी बातें कहने के लिए। इसके बाद मुझसे शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। वो अपनी इस हसीन रात के साथ 5 मिनट मैं अपनी इस हसीन रात के 5 मिनट तुम्हारे फजूल याद सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलो जो बोले हैं। इस तरह से बेड पर लिटाते हुए वो अब अपने कंधे पर रखे हुए अजरक को दूर सोफे पर रखकर वहीं खड़ा अपनी कमीज के ऊपर ही 3 बटन खोल चुका था। इसके कुशीदा सीने के काले बाल नजर आ रहे थे, जो बेशक इसके मर्दाना चाहत का मुंह बोलता सबूत थे। जाविश ने इसे देखते हुए नजरें चुरा रही साहिर शाह को इस वक्त
वो कोई सहमी हुई चिड़िया ही तो ही लग रही थी, मासूम सी गुड़िया जो आज इसकी होने वाली थी। इसका सहमा, इसका घबराना इसे मज़ीद बेकरार कर रहा था, इसे अपना बनाने पर उकसा रहा था। साहिर सही, सारा बेड गीला हो गया, देखिए अब हम सोएंगे कैसे? इसे कदम दर कदम अपने करीब आते देखकर इसने बुदबुदाते हुए लहजे में कहा, बस आज किसी भी तरीके से वो अपनी निगाहें इसकी नाजुक सरापे से हटा ले। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि अपनी इन्हीं हरकतों और बातों की वजह से वो मजीद इसके दिल की अथाह गहराइयों में उतरती चली जा रही है। इसकी गहरी नज़र अपने वजूद पर महसूस करते हुए इसे अपने अंदर से सराहियत महसूस हुई। इसके पूरे बदन में सर्द लहरें गर्दिश कर रही थी। इसका भीगा हुआ मरमरी वजूद कपकपाहट की जद में था, जैसे वो भरपूर हक वो इस्तकाक से गहरी नज़रों से देखता इसके पास चला आ रहा था। आज की रात कौन बेवकूफ़ सोएगा, जबकि मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि आज हम दोनों के दरमियान जितने भी फासले हैं मैं सब मिटाने का इरादा रखता हूँ। आज हम दोनों के बीच ये जो तुम्हारा 26 दिन का सत्यानाश है वो ख़त्म होगा। उसके बालों के साथ शरारत करते हुए बोला, जो चोटी में कैद थे, आज से तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हो जाओगी। अब मैं मज़ीद तुम्हारी फ़िज़ूल किस्म की मिन्नतें बर्दाश्त करने के बिल्कुल मैं मूड में नहीं हूँ। ये जो तुमने मुझे इतने दिनों से खुद से दूर रखा है, मुझसे मेरा हक मुझसे मेरा जायज़ हक छीना है, मेरे जज़्बात को बेवजह बारिश में भीग कर भड़काया है, मेरे सामने मासूम शक्ल बना बना कर मुझे बेताब किया है ना, इसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा, सूद समेत वापस दूँगा। और इसके सदा के बाद तुम कभी मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिलो दिमाग में नहीं आने दोगे। आज से तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हो जाओगे। सर से लेकर पैर तक वो आहिस्ता से इसके भीगे बालों की चोटी खोलता है, इसके बालों को इस कैद से आज़ाद करता इसकी कमर पर बिखेर चुका था। इसके भीगे बाल जा बजा इसके चेहरे को अपने हिसार में लिए गुस्ताखियाँ करने लगे, जो साहिर सैन को पसंद ना आया था। अभी तो इसने खुद अपना हक नहीं लिया था, वो कहाँ इन बालों को इजाज़त देता कि इसकी छेड़छाड़ करने की। अभी तो इसका पूर साहिर शाह के लम्ब से महकना था, और ये गुस्ताख बाल लम्हे में इसके चेहरे पर आए तमाम बालों को अपने हाथ की पूरों से वो पीछे कर चुका था। इसका चेहरा इसके सामने सामने था। इसकी उंगलियों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो आंखें बंद करके, जबकि इसकी बंद आंखों को देखकर साहिर शाह की घनी मूंछों तले नाबिलब और दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई। साईं, मैं तो आपकी ही हूँ, बारिश में नाचते गाते हुए भी और मासूम शक्ल बनाते हुए, और भी मैंने आपका हक नहीं छीना। सिर्फ कुछ दिन के लिए आपको खुद से दूर रखने की मन्नत मांगी है। मेरी मेरी इतनी मन्नतों के बाद ही तो आप वापस घर आए हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, इस मन्नत में तो बस 2 दिन ही बाकी हैं। इसके बाद ये सत्यानाश ख़त्म, मेरा मतलब है मेरा संन्यास ख़त्म। फिर आप और मैं, और फिर आप मेरे साथ जैसा चाहे सलूक कीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं आपको गाना गा कर भी गाना गा कर भी गा दूंगी और डांस करके भी दिखा दूंगी। मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया। इसने बहुत हिम्मत जमा करने करके इसके सामने ज़बान खोली थी, साथ में एक मासूम सी कोशिश इसे लालच देने की भी थी। सत्यानाश तो आज ही ख़त्म होगा, और तुम डांस भी करोगी और गाना भी गाओगी। इसके लिए तुम प्रैक्टिस करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सब फ़िज़ूल कामों के लिए मैं बाद में वक्त निकालूंगा। आज तो ज़रूरी काम करना है। आज मुझे मेरी तलब मिटानी है, तुम्हें अपना बनाना है। अचानक से वो इसके दुपट्टे को इसकी गर्दन से निकाल कर दूर फेंकता हुआ, वो लम्हे में इसकी धड़कन उथल पुथल कर गया था। इसका दिल लम्हे में जैसे घोड़े की रफ्तार में भागने लगा था। इसने बेख्तियार हाथ अपनी सराहदार गर्दन पर रखा, जहाँ मौजूद दुपट्टा अब ज़मीन पर पड़ा था। तो आप अपनी तलब पूरी करेंगे, जितनी चाहे सिगरेट पी ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो सहम कर इसे दूर होते हुए जबकि जबकि निगाहें ज़मीन पर पड़े दुपट्टे पर थी। सिगरेट की नहीं, तुम्हारी तलब। सिगरेट की तलब तो मैं जब चाहे मिटा सकता हूँ, और अब से मैं इस तलब का इलाज भी ऐसा ही करूँगा। जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं इस तलब को पूरी करूँगा। अपने पाँव को जूतों की कैद से आज़ाद करता हुआ उसके नाजुक से वजूद को अपने करीब खींच चुका था। साईं, इसने बेताब धड़कनों के साथ इसका नाम पुकारा था। आज कुछ भी मत बोलना। आज साहिर शाह अपने दिल तुम्हारे कदमों में रखने के लिए आया है। अगर तुम अगर आज तुम पीछे हटी, सारी ज़िंदगी तुम्हें निगाह में रखूंगा, लेकिन निगाह उठाकर देखूंगा भी नहीं। वो सर्द महरी से बोला था। इसका घबराना, पीछे हटना, दूर भागने से बुरा लग रहा था। वो उसका महरम था, कोई गया नहीं था जो इस तरह से इसे भाग रही थी। इसकी मंजिल वही था, आज नहीं तो कल इसकी पनाहों में आना था, सारी ज़िंदगी इसके साथ रहना था। ये ज़िंदगी इसके नाम करनी थी, तो फिर इसका यूं इससे दूर भागना, इसे गुस्सा ही दिला गया था ना। साहिर सही, इसने बेयकीनी से इसके अल्फाज पर इसे पुकारा था, हाँ या ना। वो इसकी बेकरारी नज़रअंदाज करता सवाल कर रहा था। आप बहुत जालिम है साहिर सही, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊँगी। मेरा संन्यास अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और आप अपने वादे से भी नहीं फिर सकते। 26 दिन का संन्यास, सत्यानाश और तुम्हारे संन्यास का यूँ फजूल में एक ही बात बार बार किए जा रही हो, जबकि मैं बता चुका हूँ कि मैं नहीं रह सकता। मैं आज की रात तुमसे दूर रहूँ, मैं जालिम मैं ज़ालिम ऐसा ही हूँ, अपने हक़ के लिए लड़ना आता है मुझे। वो उसे बेड पर दूर फेंकता वो उसके करीब से उठा था। जाविश को अपने दिल की धड़कनें सुस्त होती महसूस हुई। क्या वो नाराज़ हो गया था? क्या वो चाह रहा था इसे छोड़कर? वो धड़कते दिल
के साथ इसकी पीठ को देख रही थी। इसने अलमारी खोली और वहाँ से कोई फ़ाइल निकाल कर इसके पास आया और फ़ाइल इसके सामने फेंक दी। इस फ़ाइल को देखते हुए जो जिसके दिमाग में इसका दिल बंद हो गया था। कहा क्या ये? इसने घबराते हुए फ़ाइल की जानिब देखा। ये तो इसी हॉस्पिटल की फ़ाइल है जहाँ से साहिर शाह का इलाज करवाया गया था। इसे क्यों दिखा रहा था? बेवकूफ़ लड़की, फ़ाइल है, नज़र नहीं आ रहा? हॉस्पिटल की रिपोर्ट है मेरी, खोल कर देखो इसे, ताकि तुम्हारा सत्यानाश खत्म हो। दिमाग ख़राब कर रखा है 1 महीने से, वो सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला। तो जाविश ने फ़ौरन सामने पड़ी फ़ाइल खोला। इससे पहले कि वो एक नज़र इसे देख पड़ती, साहिर इसे खींचकर सोफ़े पर फेंक गया था। अब इस फ़ाइल को पढ़ते-पढ़ते पता नहीं कितना टाइम वेस्ट करोगी, नालायक लड़की। मैं इस नाइट को बर्बाद नहीं हो कर सकता। इसमें लिखा है कि मैं 100% ठीक हो चुका हूँ, 100% रिकवर कर चुका हूँ, मेरा इलाज मुकम्मल हो चुका है। तो अब तुम्हारा ये सत्यानाश वाला ड्रामा जो है इसको बंद करो। आज रात तुम मेरी हो, बल्कि अब से आने वाली हर रात तुम मेरी होगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर किस वजह से हो रही हो। पहले दिन मैं तुम्हारे साथ गुरेज की वजह समझ गया था। मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई नुकसान हो, क्योंकि इस शदीद कुंवारे डॉक्टर को ये लगता है कि मैं अपनी बीवी के साथ चंद हसीन लम्हात गुजार कर बीमार हो जाऊँगा। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम्हारे मेरे सामने आने से कोई मसला नहीं होगा, और अगर कोई मसला हुआ ना तो भाड़ में जाए ऐसे मसले। अब मैं तुम्हारे पास आने के लिए चट्टान से टकरा सकता हूँ, तो ये मसला क्या चीज़ है? अचानक इसके बेहद करीब बैठते हुए वो एक बार फिर से इसकी धड़कनों से छेड़छाड़ करने लगा, जबकि दाविश ने बड़ी मुश्किल से सांस खींचकर एक नज़र सोफे पर पड़ी फाइल को देखा था। तो क्या तुम्हें भी ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? इसे चोर निगाहों से फाइल को की जानिब देखते हुए इसने गुस्से से कहा था। नहीं तो दुपट्टा देख रही। उसने फ़ौरन ज़मीन की तरफ देखा था। पहले कभी नहीं देखा ये दुपट्टा? इसके झूठ बोलने पर इसने घूरा था। नहीं देखा है वो ना। हाँ, कालीन ख़राब हो रहा है, बिगा हुआ है ना वो, और बेड भी ख़राब हो रहा है, मैं चेंज करके आती हूँ। इसने घबरा कर उठने के लिए पर तोले, लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम की जाने भागते, साहिर ने इसके नाजुक से वजूद को लम्बे में थाम कर इसे अपने करीब खींचा। और फिर जैसे जाविश की धड़कनें धड़कना ही भूल गई थी, इसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। वो इसके बाजू में कैद बुरी तरह से कांप रही थी। ये लम्हात आने थे, आज नहीं तो कल। जाविश को इसका होना था, और वो इसके जिस्म और बदन का मालिक था। इसकी मलकियत में थी वो, तो वो क्यों अपनी मलकियत को यूँ छोड़ देता? हाँ, वो खुद को तैयार करी थी आने वाले हर लम्हे के लिए, इसकी शिद्दतों को अपने नाजुक से वजूद पर सहने के लिए इसने अपने आप को तैयार किया था। लेकिन अचानक से नहीं। इसे तो यही लगता था कि कम से कम वो इसे 26 दिन तो देगा, और वो इन चंद दिन तक इसे खुद से दूर रख पाएगी। लेकिन नहीं, वो पहले आ गया था 2 दिन पहले। इसे ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे वो बिना बताए इसके करीब आ गया हो। इसके जिस्म और जान में अजीब सा शोर उठ रहा था। इसका दिल गवाही दे रहा था कि आज साहिशा की नज़रें वो खुद पर से हटाने में नाकामयाब रहेगी। आज वो अपने पूरी तरह से इसे अपना बनाकर ही दम लेकर साहिश आई, मेरे कपड़े भी चेंज, वो करती सांसों के साथ न जाने क्या क्या बोल रही थी, जबकि साहिशा इसके लबों पर तबस्सुम बिखर गया था। मैं हूँ ना, तुम्हें ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। आज की रात मेरे नाम कर दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा डर, तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी शर्मो हया मेरे सामने मेरे लिए बहुत अनमोल है। इसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। दबिश बेख्तियार नजरें झुका गई। साहिर शाही ने आस्ते से इसे थाम कर अपने नज़दीक किया, इसे अपने सीने में भींचते हुए इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। इसके लबों को अपनी गर्दन पर सरसराते महसूस करते हुए शर्म में सिमटती जा रही थी, जबकि इसका शर्म से कांपता वजूद को वो बेड पर लेटते हुए इस पर साया सा बना गया, और एक बार फिर से इसकी गर्दन पर झुकते हुए खुद को सराब करना चाहता था। लेकिन जाविश ने बेख्तियार करवट बदल कर इसके अमल को रोका था। साहिशा के लबों पर एक बार फिर से तबस्सुम बिखरा, और अब वो इसके लबों के लम्स को अपने कमर पर महसूस कर रही थी। वो जा बजा अपनी शिद्दत का कलम छोड़ रहा था, अपने बेबाक लबों को सैराब कर रहा था। अपनी कमीज की डोरियों में इसे इसका हाथ उलझता हुआ महसूस हुआ, तो इसने अपना चेहरा तकिए में छुपाए हुए अपने धड़कनों के शोर को सुना था। अंदर धड़कनों के ढोलने लगी माहौल बना रखा था। साहिर शाह के लब इसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत इख्तियार किए जा रहे थे, जबकि वो आने वाले लम्हात से घबराते हुए खुद को इसकी शिद्दत से सहने के लिए तैयार तो कर रही थी, लेकिन अंदर कहीं सुकून भी था जो अपने महरम के साथ थी। इसके बेहद करीब इसकी धड़कनों का शोर इसे भी सुकून दे रहा था। वो बेताब था इसके लिए, इसे पाने के लिए मचल रहा था। वो इसकी गुर्बत का ख्वाहिशमंद था, इसकी मोहब्बत का ख्वाहिशमंद था। वो चाहता था कि इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ इसी का बसेरा हो। एक औरत के लिए इससे बड़ा और कोई खूबसूरत एहसास नहीं होता कि वो इसका शौहर इसका तलबगार है। वो इससे मोहब्बत करता है, वो इसे चाहता है और इसे अपनी पनाहों में रखना चाहता है। इसे अपने सीने में छुपा कर रखना चाहता है। इसे दुनिया से अलग करके इसके साथ अपना जहान आबाद करना चाहता है। शौहर और बीवी को एक दूसरे को समझने के लिए पास की नहीं ज़रूरत नहीं होती। इसकी मुस्कुराहट इसके जज्बात एक दूसरे तक पहुँचा देती है। शायद इसलिए इस रिश्ते को इतना अफजल मकाम दिया गया है। ये रिश्ता जो दो अनजान लोगों को एक दूसरे के इतना करीब ले आता है, इसके अलावा किसी और पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तभी तो ये रिश्ता महरम कहलाता है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे पाक रिश्ता है। इसे मुकम्मल करने
के भी चंद तकाजे हैं और साहिर शाह आज तमाम तर तकाज़ों को पूरा करके अपना और इसका रिश्ता मुकम्मल कर देना चाहता था। आहिस्ते से इसका रुख अपनी तरफ करके वो उसके वजूद को अपनी बाहों में भर चुका था। जावेद चेहरा झुकाए अपनी धड़कनें शुमार कर रही थी। इसका चेहरा अपने हाथों से ऊपर करके वो उसकी बन लरसती पलकों को देख रहा था, जिस पर बारी बारी रब रखता वो उसके गालों को चूमता इसके लबों पर आया था। इसके लबों पर गर्म सांसों का लम्हा छोड़ता हुआ उसके लरसते लबों को देखकर मुस्कुराया। इसकी घनी मूंछों की चुभन अपनी पलकों के बाद अपने गालों पर महसूस करती, वो अपने लबों पर इसकी गुस्ताखी का इंतजार करती, जहाँ वो उसकी गर्म सांसों का लम्हा महसूस कर रही थी, लेकिन घनी मूंछों की चुभन महसूस न हुई। जाविश ने आंखों पर से पर्दा हटाया तो वो जान लुटाती नजरों से इसके चेहरे के रंग देख रहा था। इसकी खुली आंखों को देखकर दिलफरेबी से मुस्कुराया तो बोलो जाविश साहिर शाह, क्या तुम अपने दिल के तमाम तर रजा से मुझे इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हें अपना बना लूँ? क्या तुम अपने शोहर साहिर शाह को अपने दिलो जान से अपनाने और अपनी खूबसूरती को हर तरह से सराहने की इजाज़त देती हो? इसकी खुली आंखों को देखकर सवाल कर रहा था। जाविश ने आहिस्ते से निगाहें चुरा ली, लेकिन लबों पर कातिल से मुस्कुराहट थी। इसकी ये मुस्कुराहट साहिर शाह के तमाम तर जज्बात लम्हे में बिगाड़ गई थी, और इस मुस्कुराहट को कैद करने के लिए इसने एक सेकंड भी नहीं लगाया था। इसके लबों पर झुका और उसके नाजुक वजूद पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त सख्त करता जा रहा था। गुजरते हर लम्हात के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा था। जाफिर ने घबरा कर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे रोकना चाहा था, लेकिन इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में कैद करता हुआ उसके वजूद पर भारी हो गया था। इसकी पनाहों में वो कैद बेबस हो गई थी। इसे रोकना इसके बस से बाहर था, और अब तो वो इसे खुद को हासिल करने की इजाज़त दे चुकी थी, और यूं इससे दूर होता तो वो क्यों इससे दूर होता? वो तो सरापा इश्क था, टूट कर मोहब्बत करने वाला। वो जिस भी चीज़ को चाहता इतनी शिद्दत, इतनी जुनूनियत से चाहता था कि वो हर चीज़ खुद भी हमेशा के लिए इसके हो जाने की तमन्ना करती, और जाविश की भी यही तमन्ना थी। वो अब सिर्फ इसकी होकर रहना चाहती थी। वो अनमोल था, खुद से जुड़े हर रिश्ते को अनमोल बना देता था। इसने आज इसे भी अनमोल कर दिया था, और सिर्फ साहिर शाह का कर दिया था। अपने पुर पर उसके लबों का लम्हा महसूस करते हुए अपने आप को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की महसूस करी थी। इसके दिल पर अपने नाम की मोहर लगाकर वो इसे अलग अलग हुआ तो जावेद के चेहरे पर हया के हजार रंग देखकर इसकी नीयत फिर से बेईमान होने लगी। कहो मुझसे मोहब्बत है, इसके कान में गुनगुनाते हुए वो एक बार फिर से करीब कर गया था। नहीं है, आपने मेरा संन्यास मुकम्मल नहीं होने दिया। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, मैं नाराज़ हूँ आपसे हमेशा के लिए। वो करवट बदलते हुए बोले तो साहिर शाह इसकी नाराज़गी पर मुस्कुराते हुए इसे अपनी बाहों में लेता एक बार फिर से इसके गर्दन पर अपने लबों से मोहर लगाने लगा। वो मनाए अब तो वो मनाएगा भी अपने अंदाज में। काश वो रूठने से पहले ये सोच लेती। अदा सही उठ जाएं, घर चले हैं सब। दराम सही उठ जाएं, घर चले हैं सब। बार बार फ़ोन कर चुके हैं, सुबह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे घर से गायब हो जाने की वजह से। प्लीज़ अब घर चलें, पता नहीं आपकी आंखें कब खुलेंगी। ज़रा सोचे तो सही, घर में सब लोग कितने परेशान होंगे। और आपने अभी तक किसी से रब्ता नहीं किया। वो कब से इसके सर पे खड़ी से जगाने की मुकम्मल कोशिश में हलकान हो रही थी। एक इसकी जो मायनी बातें, दूसरी इसकी शिद्दत हो और बेबाक अंदाज से इसने बुरी तरह बुखला दिया था। और अब वो सुबह इसे जगाने की कोशिश कर रही थी तो वो सुन ही नहीं रहा था। जानम सही क्यों बोर कर रही हो? तुम समझ लो कि हम एंजॉय करने के लिए घर से निकले हैं। अभी तो बारिश भी ठीक से नहीं रुकी और तुम्हें वापस जाने की जल्दी होने लगी है। आराम से बैठी रहो, शाम को चलेंगे। ये खूबसूरत वक्त एक दूसरे के साथ एंजॉय करके वो एक आंख खोलता बोलते हुए सुस्ती से अंगड़ाई लेता दूसरी तरफ करवट ले चुका था। क्या मतलब है आपका? आप ऐसा कैसे सोच भी कैसे सकते हैं? वहाँ सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, और आप इन सब लोगों को मज़ीद परेशान करना चाहते हैं। उठे और फ्रेश हो, हम अभी के अभी घर वापस जाएंगे। आपकी गाड़ी भी ठीक हो चुकी है। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बस ये ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।